हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स में सी सेट पेपर एक ऐसा पेपर है जिसके लिए ना कोई आपको अलग से कोई बुक लेट पढ़नी होती है, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ना होता है अलग से। जो कुछ भी करना होता है आपको जीएस पेपर के साथ करना होता है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो सी सेट पेपर है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट से ये सुना कि सर हमारा जीएस पेपर है वो हो रहा है, लेकिन सी सेट पेपर कहीं ना कहीं रुक रहा है। वो इसकी वजह है हमारी की जो मैथ बैकग्राउंड नहीं है अच्छा, और इतना टाइम नहीं दे सकती है मैथ रीजनिंग को कि अब जीएस को छोड़ के हम मैथ रीजनिंग को पढ़ने जाए 2-3 घंटे में। क्योंकि मैथ की अगर आप क्लासेस अटेंड करते हो तो उसमें आपको जो नंबर सिस्टम है उस अकेले से आपके पूछे जाते हैं 20 से 22 क्वेश्चन, और उसको पढ़ने में आपको कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें भी समझ आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। लेकिन सी सेट पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इतना आसान नहीं है ये जितना पहले होता था 2020 से पहले। अब काफी हार्ड आ रहे हैं। अब 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं, उसमें से आपके 30 क्वेश्चन लगभग आपके कॉम्प्रिहेंसिव वाले पार्ट से आ रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे मैथ रीजनिंग से डर लगता है, मेरा खुद का स्कोर मैंने आपको बताया था 2019 के अंदर यहाँ पे मेरा 100 मार्क्स थे सी सेट में, और 2021 में मेरे 115 मार्क्स थे सी सेट में। इतना चाहिए नहीं, मुझे भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी होती है सी सेट पेपर की, उसको लेकर चले हम तो आप एक मिक्स अप्रोच से सी सेट में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, या आपको ये कहूँ कि आप क्वालिफाई कर सकते हो। आपको 67 मार्क्स चाहिए सी सेट में, अगर आप 70 नंबर भी लेकर आते हो तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहे हैं जिसमें हम कर रहे हैं 2019 से 2025 तक के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पर कर रहे हैं सी सेट पेपर के, जिसमें मैथ रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव को हमारा मेन फोकस होगा। वो होगा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट पे, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स जो है हमारी स्ट्रेटेजी में वो यहीं से लेंगे। मैंने आपको पूरी एक स्ट्रेटेजी बताई है, उसको आप समझो, और मैं यहाँ पे इस क्लास में आपको कॉम्प्रिहेंसिव कराऊंगा। हम ईयर वाइज यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव को समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि आपके ये तब बेनिफिट होगा यहाँ पे जब आप साथ में प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कितने टाइप के पूछे जाते हैं, कैसे आपको कॉम्प्रिहेंसिव को पढ़ना होता है, कैसे क्वेश्चन को कौन सी स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हो, आपका क्या व्यू होना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि जो ऑथर का व्यू है, लेखक का, वही आपको स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पे उसका आंसर देना होता है। लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे आप 20 से 22 प्लस यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में सही कर सकते हो, और आपका मार्क्स मैंने बताए 50 मार्क्स के आसपास यहाँ पे आपके आने चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव में, अगर आपको मैथ रीजनिंग में दिक्कत आ रही है। अदरवाइज आपको यहाँ पे सारे पीवाईक्यू को अच्छे से, जब टीचर मैं करवा रहा हूँ, आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलना है। और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे अकेले करने बैठे तो नहीं होता है, लेकिन किसी टीचर के साथ अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंसिव एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको कोई भी किताबें नहीं पढ़नी है अलग से, सिर्फ आपको पीवाईक्यू करनी है। मैं तो ये कहता हूँ आपको टेस्ट भी लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू को कर लेते हो प्रैक्टिस, क्योंकि जो एग्जामिनर सेट करता है पैसेज और उसके आंसर पीवाईक्यू के अंदर, वो एक अलग होता है, और एक कोचिंग सेंटर के जो टेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से मेरे साथ यहाँ पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव में एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन होंगे और उसके जो पैसेज है वो पार्ट होगा, और साथ में मैं आपको जो ऑफिशियल आंसर की है वहां से दिखाता चलूंगा। क्योंकि काफी बार क्या दिक्कत आ रही है कि ऑफिशियल आंसर की से हमारे क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर वालों की अलग होती है और ऑफिशियल आंसर की आती है वो अलग होती है। यहाँ पे तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की है उससे, और एक पूरा अच्छे से हम कॉम्प्रिहेंसिव वाले पार्ट को समझते चलेंगे। ईयर वाइज जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आपको साथ साथ में बस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आपको भी साथ में यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, जैसे यहाँ पे मैं करूँगा। आपको क्लासेस को अच्छे से अटेंड करना है। सिर्फ आपको 7 साल की पीवाईक्यू कराई है मैंने, मैथ रीजनिंग सबकी क्लासेस आपकी अपलोडेड है यहाँ पे ऐप पे। अच्छे से अपना जो है कोर्स करो इसको, और आपका सी सेट नहीं रुकेगा। एक अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रेटेजी को बना रखा है और इस पे आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, अच्छे से आप समझ रहे हो, तो आपको कोई भी बुक्स या कोई भी अलग से कुछ भी पढ़ने की यहाँ पे नीड नहीं है। आपके सामने आप क्लास में हम ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव की पहली क्लास है। आप मैथ रीजनिंग भी साथ साथ में करते चलना। ये यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैं कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर आपको आपके सामने सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव होगा और उसकी क्वेश्चन होगी, आपको उस पर फोकस करना है अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली क्लास है। क्लासेस है वो लंबी खींच सकती है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव वाला काफी लंबा पार्ट है, लगभग 30 क्वेश्चन है हर ईयर के। तो वो करते चलेंगे हम, समझते जाना है आपको बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको भी साथ साथ में यहाँ पे अटेम्प्ट करते जाना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको साथ साथ में पढ़ना है। अलग से आपको पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है फिर कि आप पेपर लेके बैठोगे। आप अपने साथ अपने पेपर ले सकते हो और साथ साथ में यहाँ से भी देख के कर सकते हो। बस ये करना है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अभी 2026 के लिए आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसमें आप एक एक दो दो घंटे, आपके पास जितना भी समय बचा है, आप जिसमें आप 2 घंटे भी सी सेट को दे रहे हो अच्छे से, तो भी आपका सी सेट यहाँ पे नहीं रुकेगा। लेकिन आपको इस पे पकड़ बनानी पड़ेगी कॉम्प्रिहेंसिव वाले पार्ट पे, और कुछ क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी के अंदर बता रखे वो करने हैं। वहां से पीवाईक्यू को अच्छे से समझो, क्योंकि उनकी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी आज पहली क्लास है कॉम्प्रिहेंसिव की।
आपके सामने पहला पैसेज, आपको साथ साथ में यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि प्रैक्टिस तब होगी जब आप मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे साथ साथ में, अदरवाइज आपकी क्लास से सिर्फ देखने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। आप अपने सामने पेपर रखो या इन्हीं से क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो साथ साथ में। एक थिंकिंग होती है कॉम्प्रिहेंसिव के प्रति कि हम क्या सोचते हैं और जो लेखक ने यहाँ पे क्या दिया है वो हमें एक समझ बनाकर यहाँ पे अपना आंसर करना होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसा एक पैसेज होगा आपके सामने जिसके नीचे एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन होंगे जो अभी तक बन रहे हैं। एक क्वेश्चन वाला पैसेज और दो क्वेश्चन वाले और तीन क्वेश्चन वाले, ठीक है, ये बात होगी। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आगे आने वाले 8 प्रश्नों के लिए आपके लिए निर्देश है कि इन प्रश्नों के लिए आपके उत्तर केवल संबंधित परिच्छेद पर आधारित होने चाहिए। यानी जो ये ऑथर ने यहाँ पे लेखक ने जो आपको पैसेज दिया है इसके आधार पर ही आपको यहाँ पे इन क्वेश्चनों को करना है। यहाँ पे अटेम्प्ट आपको अपनी ज्यादा थिंकिंग नहीं लगानी है, ये यहाँ पे कह रहा है। अब क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, एक तो मुख्य विचार होता है यानी जो मेन व्यू क्या है यहाँ पे पैसेज का। सेकंड यहाँ पे पूर्वधारणा वाले क्वेश्चन भी आते हैं, अजम्पशन वाले क्वेश्चन, पूर्वधारणा वाले क्वेश्चन। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताता चलूंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो सारा खेल इन पैसेज का है, आपको इन पैसेज के आधार पर समझकर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे अपनी ज्यादा थिंकिंग नहीं लगानी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अब ये कि हम सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ उसके बाद पैसेज को पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है 60 मिनट होते हैं पेपर के अंदर, 30 के आसपास पैसेज आते हैं, उन 60 पैसेज को हमें अटेम्प्ट करना है। यानी 2 मिनट का टाइम होगा हमारे पास, 2 से 2.5 मिनट का टाइम होगा एक पैसेज को पढ़ने में और उसके 1 या 2 या 3 जहाँ पे क्वेश्चन दिए उनको अटेम्प्ट करने में। अब मेन इंपॉर्टेंट कि ये पैसेज लिखा गया है लेखक के द्वारा, ऑथर के द्वारा। यहाँ पे जो पैसेज यहाँ पे लिखा गया है वो पैसेज के टाइप होते हैं, जैसे कि पॉलिटी पे पूछ लिया गया, आपका साइंस एंड टेक पे पूछ लिया गया, इकोनॉमी पे पूछ लिया गया, क्लाइमेट सिस्टम पे पूछ लिया गया। और ये सारे टॉपिक क्या होते हैं, कुछ लगभग करंट अफेयर में आपके जो न्यूज में होते हैं, जो हम जीएस में पढ़ते हैं। हर दिन हम क्या करते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, उसमें आर्टिकल आते हैं हमारे, तो उसमें एक राइटर ने लिखा होते हैं अपने व्यू, और हम उसको पढ़ते हैं और फिर हम भी अपने व्यू डालने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि राइटर ने हमें क्या समझाया। वही चीजें यहाँ पे पैसेज में। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको आपको हमेशा नोट डाउन करके चलना है कि जो ये पैसेज लिखा है यहाँ पे, जो पैसेज लिखा गया लेखक के द्वारा यहाँ पे दिया गया आपको, उसमें आपको नेगेटिव बातें नहीं मिलेगी। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट नहीं होंगे। अगर पैसेज में नेगेटिव पॉइंट नहीं है, हमें पता है, हाँ, यहाँ पे क्या दिया गया, आपके उत्तर केवल संबंधित परिच्छेद पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है, हम समझ गए। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट नहीं होंगे पैसेज में कभी भी। जो ये पेपर में पैसेज दिए गए ये ऐसे ही रैंडम उठा के नहीं दिए गए लेखक के द्वारा, बल्कि इनमें पॉजिटिव पॉइंट को समझाया गया यहाँ पे, और वही पॉजिटिव पॉइंट हमें इन क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब 4 ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट दिए होते हैं, अब सभी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मेल नहीं होगा, एक ही आंसर सेलेक्ट करना है हमें, और वही पॉजिटिव आंसर हमें पैसेज के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हो, अगर आपकी थिंकिंग अच्छी बन चुकी है पीवाईक्यू के प्रति, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव के प्रति, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के प्रति समझ चुके हो, आप सीसेट के कॉम्प्रिहेंसिव को समझ चुके हो, तो आप अगर क्वेश्चंस को देख रहे हो और एक बार आपने सिर्फ 10 सेकंड में यहाँ पे कीवर्ड पकड़ लिया कि जैसे इस पैसेज के बाद देखूं मैं कि यहाँ पे असपृष्टता की बात कर रहा है, इतिहास में असपृष्टता की बात कर रहा है यहाँ पे, तो मैंने समझ लिया कि ये पूरा पैसेज एक असपृष्टता की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मुख्य विचार ढूंढूंगा इस क्वेश्चन में, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिनको मैं पहले ही एलिमिनेट कर दूंगा। भारत में असपृष्टता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। ऐतिहासिक न्याय किसी भी समाज में अपीरियर और सुधार से सदैव परे है। सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ी दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में ऐतिहासिक न्याय के प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना, यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। सेकंड ऐसे ही पढ़ूंगा मैं, आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिटता है। सिर्फ आर्थिक भेदभाव मिटाने से सामाजिक भेदभाव मिट जाता है क्या? ऐसा व्यवहारिक तौर पर हम सुनते हैं, समझते हैं। व्यवहारिक एक जीवन में भी हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव वो समझ होती है, हम सोसाइटी में रहते हैं, हर दिन जीएस पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, वो भी हमारी थिंकिंग बनती है। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, नेगेटिव पॉइंट नहीं है इस पैसेज के अंदर, जो भी देना है आपको आंसर पॉजिटिव पॉइंट में देना है। यहाँ पे लेखक ने कोई गलत पैसेज नहीं डाला इसके अंदर, तो आपको समझना ये है। तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया पहले ही कि मुझे पता चल गया कि आर्थिक भेदभाव मिटाने से सिर्फ सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होते, क्योंकि कुछ सांस्कृतिक कास्ट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यू होते हैं ऐसे सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए, तो ऐसे पढ़ सकते हैं। आप समझ गए होंगे, पूरा आपको समझ तब आएगा जब 1-2 क्लास से आप अच्छे से अटेंड करोगे, साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जो क्वेश्चन रिपीटेशन हो जाए या ऐसा कुछ नहीं है पैसेज में। हर साल नए पैसेज आते हैं। टॉपिक मैंने बता दिया, पॉलिटी से जीएस के जितने सब्जेक्ट है वहां से जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं वहां से उठाते हैं, लेकिन पॉजिटिव होते हैं हमेशा, ये याद रखना।
इसमें गलत चीजें नहीं दी गई होती है कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, ऐसे क्वेश्चंस आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा, पूर्व धारणा वाले जब भी क्वेश्चन आए आपके सामने, ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना है आपको, इनमें ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना है। और तीसरा यहाँ पे तार्किक और अतार्किक स्टेटमेंट, कुछ रेलिवेंट स्टेटमेंट, कुछ इनरेलिवेंट स्टेटमेंट को भी हटाते जाना है। लेकिन ये समझोगे कैसे आप, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कम से कम 6 से 7 साल के PYQ के कॉम्प्रिहेंसिव के पेपर करने आपको रियल वाले, ताकि जो एग्जामिनर ने सेट करके दिया है वो चीजें आप समझ सको। तो चलिए, आप पहले पैसेज को भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है आपके पास सिर्फ 2 मिनट ही होंगे। और ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे मैं आपको समझाते जाऊंगा, हर क्लास में समझाऊंगा आपको। 2019 से लेकर 2025 तक के हम PYQ करेंगे, आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी यहाँ पे PYQ करने से। अब पहला परिच्छेद देखते हैं यहाँ पे, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करते जाना है, आपको अंडरलाइन करते जाना है यहाँ पे। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय जैसे कि असफलता के इतिहास को गंभीरता से लेना चाहिए, ठीक है। ऐतिहासिक अन्याय की अवधारणा में अनेक प्रकार के ऐतिहासिक अपकारों को विचार में लिया गया है, जो किसी न किसी रूप में वर्तमान में भी हो रहे हैं, ठीक है। उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उनमें सुधार न होने देने के पीछे 2 कारण कहे जा सकते हैं। एक तो यह कि केवल इतना ही नहीं कि अन्याय की जड़ें इतिहास में गहरी जमी हुई, ठीक है, बल्कि अन्याय स्वयं भी शोषण की आर्थिक संरचनाओं, भेदभाव की विचारधाराओं और प्रतिनिधित्व की रीतियों को संचित करता है, ठीक। दूसरा यह कि ऐतिहासिक न्याय की कोटि आमतौर पर बहुत से अपकारों जैसे आर्थिक वंचन, सामाजिक भेदभाव, मान्यता के आर पार फैली होती है, ठीक है। यह कोटि जटिल है केवल इसलिए नहीं कि इसमें बहुत से अपकारों के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती, बल्कि इसलिए कि किसी न किसी अपकार की आमतौर पर भेदभाव की प्रवृत्ति दूसरे अपकारों से आंशिक रूप से स्वायत्त हासिल कर लेने की होती है। यह भारत में सुधार के इतिहास में सिद्ध हुआ है। अब ये पूरा पैसेज हमें क्या समझा रहा है वो आपको समझना है पढ़ने के बाद। ये पूरा पैसेज असफलता के बारे में बात कर रहा है कि उसके जो जड़ें हैं वो इतिहास में कैसे जमी हुई है और कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोलेगा एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन डाला है और लेखक के द्वारा जो ये लिखा गया पैसेज, उसके अंदर आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। समझ गए आप, धीरे धीरे समझोगे। हमने पैसेज पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखते हैं, इस परिच्छेद में कौन सा मुख्य विचार अनुगत होता है। मुख्य विचार यानी जो लेखक है उसका मुख्य विचार क्या है इस पूरे पैसेज का, यहाँ पे ये दिया गया और ये हमारे सामने ऑप्शन है। पहला, भारत में असफलता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। पहले बहुत ही हमने पढ़ा, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय जैसे कि असफलता के इतिहास को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐतिहासिक अन्याय की अवधारणा में अनेक प्रकार के ऐतिहासिक अपकारों को विचार में लिया गया है। ये इनरेलीवेंट स्टेटमेंट है, ये हमारे पैसे से मेल नहीं खाती। दूसरी बात, इस स्टेटमेंट में यहाँ पे नेगेटिव बात भी की गई है। अगर मैंने ये पहले क्वेश्चन पढ़ा होता, ये सिर्फ मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, तो भी मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इनरेलीवेंट बात की गई जो भारत में असफलता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। अब बात वही आ गई कि मैं अपना व्यू डाल रहा हूँ इसमें। अब आप कहोगे कि सर आप इसमें अपना व्यू डाले, हाँ वही व्यू जो कि मैंने समझा कि इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं होंगे। लेखक ने एक भी नेगेटिव बात नहीं बोली होगी, आपको नेगेटिव आंसर देना है। ये पैसेज जो दिया गया है वो समझाने के लिए दिया गया है, जहाँ यहाँ पे इसमें नेगेटिव बातें करने के लिए नहीं है। तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ खुद के व्यू से भी, और ये गलत भी होगी। देखना अभी दिखाऊंगा मैं आपको, इसके ऑफिशियल आंसर की भी दिखाऊंगा मैं आपको। सेकंड स्टेटमेंट, ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में अपरिहार्य और सुधार से सदैव परे है। ऐसा हमारे पैसेज में कहीं भी बोला गया कि ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में ऐसा सुधार सदैव से परे, तो ये तो हमारे पैसेज में कहीं भी नहीं आया हमारे सामने। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में है। सामाजिक भेदभाव की जो जड़ें हैं वो सिर्फ अर्थव्यवस्थाओं में, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, इनरेलीवेंट स्टेटमेंट है, इसको समझो आप। जो हमने पहले को देखा कि आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिटता है, तो ये स्टेटमेंट मैंने पहले ही इनरेलीवेंट करके हटा दी कि नहीं, इसके और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं ना, जैसे जीएस में हम सोचते हैं वैसा ही हमारे यहाँ पे है। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट नहीं होते। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, इसका आंसर डी होगा। पढ़ लेते हैं क्या स्टेटमेंट है। ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। ऐसा यहाँ पे सही तार्किक सार दिया गया है। पूरे पैसेज का मुख्य विचार यहाँ पे दिया गया है। पूरे पैसेज का विचार इस एक स्टेटमेंट में दिया गया है जो पॉजिटिव है कि ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। जो असफलता है उसकी जड़ें इतिहास में गहरी है, लेकिन असंभव नहीं, कठिन अवश्य है, उसको सुधार सकते हैं। यही यहाँ पे लेखक बोलना चाह रहा है। पूरे पैसेज का मुख्य व्यू है। समझे आप? पहला क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा अभी इनके। सेकंड को पढ़ते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। पूर्व धारणा वाले अजम्पशन वाले जब भी क्वेश्चन हो इनको एलिमिनेट करते चलो। पूर्व धारणा क्या है? पूर्व धारणा ये कि जो पैसेज है इसमें जो आपको पूरा पढ़कर इसकी जो स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन की, उसके आधार पर आपको पूर्व धारणा बनानी है और कौन सी वेद पूर्व धारणा है उसका आंसर यहाँ पे देना है। पहली स्टेटमेंट मैंने पहले ही बता दिया आपको। सेकंड, लोकतांत्रिक राज व्यवस्था ऐतिहासिक अपकारों के सुधार का सबसे अच्छा मार्ग है। ऐसा कहीं भी
पैसेज में हमें दिखा कि लोकतांत्रिक राज व्यवस्था से ही सिर्फ कि जो असमप्रस्थ है उसका सुधार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये भी इनरेलीवेंट स्टेटमेंट है। अगर मैं पैसेज को पढ़ता मुझे पता चलता कि असमप्रस्था के बारे में दिया गया है, मैंने 2-3 कीवर्ड निकाले नाक से और यहाँ पे क्वेश्चन पे आता तो मैं यहाँ पे इन दोनों को एलिमिनेट करता और दोनों गलत है। अब इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डी और डी, दोनों में डी है। यहाँ पे इसका भी डी होगा और इसका भी डी होगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ये गलत है। और ये ऑफिशियल आंसर की है, ये कोई कोचिंग सेंटर की नहीं, यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की है, वही मैं आपको उसी आधार पर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब आप समझे। अब आपको लग रहा होगा कि जो मैंने क्वेश्चन किया इतना फास्ट, तो ये क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही है ये, और कुछ नहीं कि मैंने इतना फास्ट ऐसे किया। अब मुझे लगता कि इस क्वेश्चन को मैं पहले बिना पैसेज को पढ़े ही यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकता हूँ, तो निकाल सकता हूँ। और ये मैंने PYQ प्रैक्टिस कर करके ऐसे समझे हैं कि हाँ, अगर मैं इसका आंसर इन रेलिवेंट स्टेटमेंट को, जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उनको निकाल दूंगा तो सही होगी। और यही लेखक यहाँ पे समझाना चाहता है हमें हर पैसेज में। ऐसे ही पैसेज मिले, आप अपने आधार पर समझ सकते हो कि आप पहले पैसेज पढ़ना पसंद करोगे या फिर आप क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि क्वेश्चन देखने में अब क्या होगा, 30 सेकंड में हम 2 क्वेश्चन या 1 या 3 है उनको देख लेंगे फटाफट से स्टेटमेंट को। फिर हम पैसेज पे आएंगे तो हमारा क्या होगा कि हमें देखा है क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू होना है, फिर पैसेज के अंदर से और पूरा सार समझना है हमें उसका 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में उसका पूरा सार समझना है और अगले 30 सेकंड में फिर दोबारा से क्वेश्चन पे आके हमें उसका आंसर करना है। क्योंकि 3-4 बार अगर हम इस पैसेज को पढ़ने जाएंगे तो वो नहीं होगा। लेकिन जब भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आपकी एक फास्ट रीडिंग बन जाएगी पैसेज पढ़ने की और ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। ऐसे करने होते हैं CSAT में रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव वाले सेक्शन को। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, 2019 से लेकर 2025 तक के करेंगे, तो आपको हर चीजें पता चलती चलेगी धीरे धीरे। बस करना क्या है आपको कि जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं आप साथ साथ में प्रैक्टिस करो, अपने आंसर निकालो। आपका गलत क्यों हुआ, मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसे, एग्जामिनर ने यहाँ पे ये जो लेखक है उसका क्या सोचना है यहाँ पे। क्योंकि नेगेटिव, अब हमने ये हटाई स्टेटमेंट आर्थिक भेदभाव मिटा देने से, ये व्यवहारिक स्टेटमेंट है, एक व्यवहारिक स्टेटमेंट है और ये गलत है। ऐसी हम सुनते आ रहे हैं लोकतांत्रिक राज व्यवस्था से अपकारों से सुधार किया जा सकता है, एक अच्छा मार्ग है, हो सकता है अच्छा मार्ग है, लेकिन ये हमारे पैसेज में कहीं भी रेलिवेंट नहीं हो रहा है। ये भी हटा सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट नेगेटिव हटा सकते हैं, कुछ इनरेलीवेंट जो तार्किक नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग, जो लेखक ने बोला ही नहीं है, क्योंकि उत्तर केवल संबंधित परिच्छेद पर भी होने चाहिए। अब ये होने को नेगेटिव भी हो सकती थी, लेकिन नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये एक तरीका हो सकता है लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का कि उनके अपकारों से सुधार किया जा सकता है। लेकिन क्या है, ये हमारी पैसेज में नहीं बोला गया। अब भारत में असमप्रस्था को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया, ऐसा क्यों कहेगा यहाँ पे लेखक? लेखक ऐसा नहीं कहेगा क्योंकि एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है और हर पैसेज में आपको पॉजिटिव ही बोलता मिलेगा। हर पैसेज में पॉजिटिव ही बोलेगा लेखक, नेगेटिव कभी भी नहीं देगा। नेगेटिव स्टेटमेंट डालेगा यहाँ पे आपको घुमाने के लिए, लेकिन जो पैसेज होगा उसका सार हमेशा पॉजिटिव होगा। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा। इकोनॉमिक्स से, जलवायु से रिलेटेड आते हैं, खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से, बहुत सारे ऐसे पैसेज होंगे जो हम गो थ्रू करेंगे अच्छे से, लेकिन प्रैक्टिस करते जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे। ये ऑफिशियल आंसर किया है, अपने जो पेपर है आपके पास उनसे आप मिलाते चलना, जो भी आपने पहले कर रखी है वो भी आपको पता चलती जाएगी। अब नेक्स्ट पैसेज ये है, नेक्स्ट पैसेज क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया। अब मैंने ये पैसेज देख लिया कि शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, शिक्षा के बारे में, बदलाव के बारे में बात कर रहा है हमारे समाज में, ठीक है। एक बार मैं इस पे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणा बनाई जा सकती है, अंजप्शन वाला क्वेश्चन, और ये एलिमिनेट करने हैं आपको। सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। क्या ऐसा एक व्यवहारिक बात है? हम सुनते हैं कि अगर शिक्षित नहीं तो क्या समाज आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति भी यहाँ पे कृषि सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं या फिर और काम कर रहे हैं, तो वो एक इनरेलीवेंट स्टेटमेंट नहीं लग रही। क्या ऐसा एग्जामिनर जो लेखक है इस पैसेज में डालने की कोशिश करेगा कि अगर अशिक्षित है तो उससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित है लेकिन कृषि सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं? ऐसा यहाँ पे एग्जामिनर गलत चीजें नहीं डालेगा, नेगेटिव पॉइंट नहीं डालेगा, तो ये एक क्या हो जाएगी, इनरेलीवेंट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसको मैं हटा दूंगा। संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं है। हो सकता है ऐसा, लेकिन हमें अब पैसेज पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है, ठीक है, अच्छी बात है। खासकर तेजी से बदलते वैश्वीकरण की तेज गति वाले विश्व में और विश्वविद्यालय बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक और संस्कृति विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक है, ठीक है। संस्कृति चिंतन की क्रियाशीलता और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं को ग्रहणशीलता होती है, ठीक है। केवल बहुत सी जानकारियों से युक्त ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक उपजाऊ इंसान भर है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाए जिनके पास संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान दोनों हो। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ो, संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं है। हाँ, ये हमारा यहाँ पे लेखक ऐसा सोच रहा है कि अगर संस्कृति नहीं होगी साथ में शिक्षा के, तो फिर क्या है, वो एक एजुकेशन किसी काम की नहीं। और ये ऐसा हम व्यवहारिक भी सोच सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति
व्यक्ति ने अच्छी एजुकेशन हासिल कर ली, लेकिन उसको ये तरीका ही नहीं पता सोसाइटी में रहने का, बोलने का, फिर वो एक संस्कृति उसके अंदर आई नहीं। और वही इस पैसेज में कि वो एक सिर्फ उबाऊ इंसान ही रहेगा, वो एक मशीन के रूप में रहेगा, वो भरा रहेगा। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि व्यक्ति तैयार किए जाए जिनके पास संस्कृति, विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान दोनों होने चाहिए। उनका विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा और उनकी संस्कृति उन्हें दर्शन की गहराइयों और कला की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। साथ ही मिलकर यह मानवीय अस्तित्व को अर्थ प्रदान करेगी। अब बताओ यहाँ पे स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट को हमने नहीं माना इनरेलीवेंट है या नहीं, लेकिन हमने जैसे ही पैसेज को पढ़ा हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो लेखक है ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि लेखक नेगेटिव पॉइंट नहीं डालता। पहले ही इनरेलीवेंट कर दी, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिसने शिक्षा को हासिल नहीं किया वो एक मॉडर्न या आधुनिक समाज के निर्माण में भागीदार नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गांव में बहुत से ऐसे अशिक्षित लोग हैं जो अच्छी एजुकेशन नहीं है और अशिक्षित है बिल्कुल भी, फिर भी कृषि सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं या किसी अन्य सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और वो भी हमारी जो आधुनिक समाज है उसमें अपना भागीदार निभा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में भी वो भागीदार है। तो ऐसा हम सोचते हैं, ये एक व्यवहारिक स्टेटमेंट है जिसको सोचकर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं है, ये भी सोच सकते हैं हम वैसे। और मैंने एक बात फिर से बता दी आपको कि नेगेटिव नहीं होते हैं, व्यू कभी नेगेटिव नहीं होंगे। ये ऐसे ही नहीं कि इनरेलीवेंट यहाँ पे पैसेज को उठाकर यहाँ पे डाल दिया गया, नहीं, इसका पूरा जवाब देना पड़ता है। ऐसे ही नहीं, अगर आप यूपीएससी यहाँ पे इसके आंसर निकाल रहा है तो ऐसे ही नहीं निकाल रहा है, और हम सोच पा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू समझते हैं। अब टेस्ट सीरीज करते हैं तो उसमें पता नहीं कोचिंग सेंटर वाले कैसे डालते होंगे, लेकिन ये एक एग्जामिनर ने सेट किया, इसमें लेखक के पूरे व्यू है और ये हमें यहाँ पे दिया गया है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उत्तर केवल संबंधित परिचय पर होना चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट इनरेलीवेंट हमें लगी कि ये इनरेलीवेंट, ऐसे यहाँ पे ये लगी मेरे को इनरेलीवेंट स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने जीएस को पढ़ा है, करंट अफेयर को पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ता हूँ। और दूसरी चीज कि ये हम सोसाइटी में भी सुनते हैं और देखते भी हैं, गांव से कोई वो नॉर्मली देखता है कि कृषि सेक्टर में जो शिक्षित नहीं व्यक्ति वो कितना आगे बढ़ रहे हैं आज भी, तो वो क्या आधुनिक समाज को रूपांतरित नहीं हो सकते, ऐसे कर नहीं सकते। तो ये एक इनरेलीवेंट स्टेटमेंट थी। पहले आप पैसेज भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार आप समझ गए तो मैंने आपको बताया 25 प्लस आपके पैसेज हो गए, उनमें से 22 23 आपके पैसेज सही होंगे और ऐसा मेरा हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको इसमें टाइम लगेगा, अभी 2026 के लिए टाइम है, तो ऐसे ही करते जाएंगे। ऐसे ही हम पूरे 2019 से 2025 तक के पीवाईक्यू ऐसे ही करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है एक ही। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। उपयुक्त परिचित के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई है। पूर्वधारणा वाले क्वेश्चन में आप हमेशा एक बात याद रखना कि इनमें ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। मृदा जिससे हमारे लगभग सभी खाद्य उगते हैं एक जीवित संसाधन है, ठीक है, हमें पता है, जिसके बनने में वर्षों लगते हैं, ये भी ठीक है, तथापि यह मिनटों में ही नष्ट हो जाती है। हाँ, प्रतिवर्ष 75 अरब बिलियन टन और मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है, ये चिंताजनक भी है। और केवल खाद्य उत्पादकों के लिए ही नहीं, मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कार्बनिक कार्बन के रूप में रोक सकती है और वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाने से बचाए रख सकती है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे, बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। ये स्टेटमेंट मेरे को यहाँ पे रॉन्ग लग रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण, एक प्रमुख कारण तो नहीं हो सकता, चलो छोड़ते। सेकंड, मृदा का क्षरण मुख्यतः एंथ्रोपोजेनिक होता है, तो प्राकृतिक भी हो सकता है। यहाँ पे आपने जियोग्राफी में पढ़ा है, तो प्राकृतिक भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या काम आया मेरा, जीएस जियोग्राफी, और मेरी जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है कि मुझे यहाँ पे मिट्टी का कटाव है वो प्राकृतिक भी हो सकता है, इसकी वजह एंथ्रोपोजेनिक नहीं हो सकती। सेकंड स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है और यहाँ पे पूर्वधारणा वाला पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं सेकंड स्टेटमेंट को हटाता हूँ यहाँ पे, तो आंसर इसका बी निकल कर आता है। अब तीसरी स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। मृदा के ताड़ीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। हाँ, ये बात सही है यहाँ पे, तो वैसे भी पहली स्टेटमेंट को यहाँ पे हटा सकते हैं। और इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे बी होगा। हाँ सही है, क्योंकि बी आंसर होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक भी हो सकता है यहाँ पे। और अंजम्पशन पूछा गया, पूर्वधारणा पूछी गई, हमने पूरा पैसेज पढ़ा यहाँ पे, हमने पहले 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को समझा। अगर कोई एलिमिनेट हो रही है स्टेटमेंट नेगेटिव पॉइंट से तो उसको हटाया, और फिर हमने नेक्स्ट ये पढ़ा, हमने 1 मिनट में समझा इसको अंडरलाइन करके, और फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, 30 सेकंड में इसको दोबारा से पढ़ के इसका आंसर, यानी 2 मिनट में हमने इस पैसेज को पढ़ के इसका आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें अब आपको क्या करना है, आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, तो अब आप ना सबसे पहले अपना जो पेपर है उसमें आप करने की ट्राई करो, या आपके सामने जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले देखो,
और मैं करवा रहा हूँ उससे पहले, जब मैं आंसर दिखाऊं उससे पहले आप अपना आंसर निकाल के रखो। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ यहाँ पे कि अगर आप ये मेरे साथ PYQ कर लेते हो ऐसे, तो आपके सारे PYQ हो जाएंगे 2019 से 2025 तक के। और इतने कॉम्प्रिहेंसिव आपके 30 कॉम्प्रिहेंसिव आपके एक पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आपके जो लगभग 200 के आसपास कॉम्प्रिहेंसिव है वो प्रैक्टिस हो जाएंगे। इतने कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी गलत नहीं होगी, क्योंकि एक वो पकड़ बन जाती है यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे कोई ट्रिक तुक्का नहीं है, जो भी है आपकी सोचन शक्ति है यहाँ पे, और हमारे सामने पैसेज है उसके क्वेश्चन हमें देने होते हैं। नेक्स्ट, अब इसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं, ठीक है। किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र कारण, क्या ऐसा है? एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड, एकमात्र कारण है, एक्सट्रीम वर्ड है। इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे ही हटा रहा हूँ, पहली स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, केवल एक स्टेटमेंट बचती है यहाँ पे, बी। आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभाविक विधियों की अपेक्षा उनके प्रभावों के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है, पता नहीं। आय, संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार की समता, पता नहीं। लेकिन हमने एक्सट्रीम स्टेटमेंट को यहाँ पे हटाया। अब पढ़ते हैं पैसेज को एक बार। असमानता न केवल दिखाई देती है बल्कि अनेक उदाहरणों में संख्या के रूप से मापी जा सकती है, किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति न तो दिखाई देती है और न ही मापी जा सकती है। असमानता के बारे में पूरा पैसेज दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि असमानता न केवल दिखाई देती है बल्कि अनेक उदाहरणों से संख्या के रूप से मापी जाती है। हाँ, असमानता को मापा जाता है, किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति न दिखाई देती है और न ही मापी जा सकती है। तो आर्थिक शक्ति है उसको न ही मापा जा सकता है और न ही दिखाई देती है। गुरुत्व बल की तरह ही है शक्ति, असमानता का संघटक सिद्धांत है। चाहे वह आय या संपत्ति, लिंग, वंश, धर्म, क्षेत्र किसी की भी हो, इसके प्रभाव सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखते हैं, किंतु जिन रीतियों से आर्थिक शक्ति दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ती मरोड़ती है, वे अदृश्य रूप से अस्पष्ट बने रहते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया? आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभाविक विधियों की अपेक्षा उसके प्रभावों के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो पैरा के अंदर हमारे यहाँ पे पूर्वधारणा बना सकते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बी आंसर दिया गया। ये देखो बी आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर होगा। यहाँ पे हमने कैसे समझा इसको कि हमने पहले, अब आप बताओ यहाँ पे, अगर आपने इस पैसेज को सबसे पहले पढ़ा होता तो आपको नहीं समझा जाता, और फिर आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में आप इसको पढ़ते, फिर आप इसको पढ़ते तो आपके 2-3 मिनट चले जाते। किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र कारण है। ये एक एक्सट्रीम वर्ड दिया गया, एकमात्र कारण है, क्या ऐसा है? और ये हमने पैसेज में भी पढ़कर समझा कि आर्थिक शक्ति है वो एकमात्र कारण नहीं है असमानता का, और भी बहुत सारे इसके घटक हो सकते हैं, चाहे वह आय, संपत्ति, लिंग, वंश, धर्म, क्षेत्र किसी का भी हो, इसके प्रभाव सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से दिखते हैं। जिन रीतियों से आर्थिक शक्ति दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ती मोड़ती है, अदृश्य रूप से स्पष्ट बने रहते हैं। तो हमने इसका आंसर यहाँ पे बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी होगा। यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड देखा, हमने समझा, और ये एक्सट्रीम वर्ड जैसे जीएस में हम निकालते हैं वैसे यहाँ पे, क्योंकि एक चीज मैंने आपको ये सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लेना आप कि कोई भी लेखक ऑथर का यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट कोई भी आपको पैरा में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी चीजें दी गई यहाँ पे, वो पॉजिटिव पॉइंट में ही दी गई होती है, और ये प्रैक्टिस करने से आती है आपको, प्रैक्टिस समझ में आती है आपको, प्रैक्टिस से ही समझ आती है। नेक्स्ट करिए, चलिए इस पैसेज को, नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 6 को करना है आपको। सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पे परिचय में कौन सा सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी ये देखिए, ये अलग है, सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष इस पैसेज का यहाँ पे निकाला जा सकता है। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया, इसमें से आपको तर्क संगत जो इस आधार पर हो, जैसे पहली स्टेटमेंट, भविष्य में किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसलें उगाएंगे। जलवायु परिवर्तन सस्ते विविधता का प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। प्रमुख फसलों को नई शस्य भूमियों में रूपांतरित करने कृषि अधिक संकल्प अत्यधिक वृद्धि होगी और इस प्रकार समग्र कृषि उत्पादन बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। अब एक बार हमने क्वेश्चन समझ लिया। जलवायु परिवर्तन के कारण वास्तव में कुछ उत्पादकों के वर्तन काल और आर्थिक लंबे हो जाने और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलने का लाभ पहुंच सकता है, तथापि अपेक्षाकृत अधिक उष्ण विषयों के अन्य प्रभाव जैसे कि नाशक जीव, सूखा और बाढ़ के अधिक हो जाने का हानिकार होना कम हो जाएगा। विषयों कैसे अनुकूल करेगा? अनुसंधानकर्ता यह अनुमान करते हैं कि 2050 तक मक्का, आलू, चावल, गेहूं और इन 4 अन्य वस्तुओं की शस्य भूमियां बदल जाएगी, जिनसे कुछ जगहों पर किसानों को बाध्य होकर नई फसलों का रोपण करना पड़ेगा। तापमान से कुछ कृषि भूमियों को लाभ पहुंच सकता है, कुछ को नहीं।
एकमात्र जलवायु ही उपज को निर्धारित नहीं करती, राजनीतिक परिवर्तन, विश्वव्यापी मांग, कृषि पद्धतियां इस बात को प्रभावित करेगी कि भविष्य में कृषि भूमि कैसा निष्पादन करेगी। अब ये पूरा पैसेज पढ़ के आपके क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे पूरा पैसेज जलवायु परिवर्तन पर दिया गया है, यहाँ पे क्या समझ आ रहा है यहाँ पे आपको। अब आपको इनमें देखना है कि जो पैसेज का सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण क्या निष्कर्ष निकलता है। भविष्य में किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसलें उगाएंगे। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको छोड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन शस्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, ये एक नेगेटिव यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन शस्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ऐसा पैसेज में नहीं कहा गया। प्रमुख फसलों को नई शस्य भूमियों में स्थानांतरित करने से कृषि के अधीन संकल क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगी और इस प्रकार समग्र कृषि उत्पादन बढ़ेगा नहीं, ऐसा भी कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया। जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि एकमात्र जलवायु को निर्धारित नहीं करती है, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दें, इसको भी हम हटा देंगे, ऐसा कोई भी पैसेज में नहीं कहा गया है। पहली स्टेटमेंट बस्ती भविष्य में किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पत्तियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसलें उगाएंगे। यहाँ पे ऐसा ही कहने जा रहा है। हम 1 मिनट में इस पैसेज को इसको समझने की कोशिश करेंगे। 30 सेकंड में हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा और नेक्स्ट 30 सेकंड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर को अटेम्प्ट करेंगे और आपको अंडरलाइन करते जाना है। शस्य भूमियां बदल जाएगी जिनसे कुछ जगहों पर किसानों को बाध्य होकर नई फसलों को रोपण करना पड़ेगा और स्थिति होगी अपनी पत्तियों को आधुनिक बनाए, अपने खेतों में विविध फसलें उगाएं। अब ये बेसिक सी बात है कि जिनको कृषि क्षेत्र के बारे में जानकारी, यहाँ पे ये बेसिक सी बात है यहाँ पे कैसे कि भविष्य में आने वाले समय में किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धति को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसलें उगाएंगे, यानी शस्य विविधता को अपनाएंगे, यानी एक जमीन में वो विभिन्न फसलें उगाकर वो एक आधुनिक कृषि को यहाँ पर बढ़ावा देंगे। और यही बात हो रही है और ये हमने जीएस में पढ़ते भी है। ऐसे ऐसे समझना। इसका आंसर यहाँ पे ए होगा, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए होगा। यहाँ पे ये देखिए आंसर 6। ऐसे आपको प्रैक्टिस करते जाना है साथ साथ में। नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़िए सबसे पहले और इसको समझने की कोशिश कीजिए। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्क संगत, वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वही क्वेश्चन फिर से सेम कि हमें इस पैसेज को पढ़ना है और सर्वाधिक तर्क संगत और वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण कौन सा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। पहली स्टेटमेंट, हाथ की समान संरचना वाली विभिन्न जातियां स्पीसीज का होना जैव विविधता का उदाहरण है। विभिन्न जातियां हाथ पैरों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करती है, यह जैव विविधता का उदाहरण है। मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के हाथ पैरों में समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण है। मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के क्रम विकास का साझा इतिहास है। यहाँ पे चमगादड़ के पंख चमड़ी की परतों की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, किंतु अंदर अंदर चमगादड़ की ठीक वैसे ही 5 उंगलियां होती है जैसे ओरंगुटेन या मनुष्य की होती है, ठीक है। साथ ही वैसे कलाई जुड़ी होती है, कलाई की हड्डियों के गुच्छ से जो कि बाह्य लंबी हड्डियों से जुड़ी होती है। इस बात से अधिक विलक्षण और क्या हो सकता है। मनुष्य के हाथ जो कसकर पकड़ने के लिए, खोदने के लिए सुंदर और घोड़े के पांव और चमगादड़ के पंख, ये सब एक ही प्रतिरूप में बने हुए हैं। हाथ की समान संरचना वाली विभिन्न जातियां स्पीसीज का होना जैव विविधता का उदाहरण है। जैव विविधता के बारे में ऐसा कोई भी हमारे कहीं भी जिक्र किया गया है नहीं। विभिन्न जातियां स्पीसीज हाथ पैरों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करती है, यह जैव विविधता का उदाहरण है नहीं, ये भी गलत है। मनुष्य और उपयुक्त जंतु के हाथ पैरों में समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इसके साथ है, मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के क्रम विकास का साझा इतिहास है। ऐसा ही हमें पैसेज में लेखक समझा रहा है कि जो चमगादड़ है और मनुष्य है और जो अन्य जैसे घोड़े के पांव है, चुचुंदर के हाथ है या फिर चमगादड़ के पंख है, ये सब समान रूप से मनुष्य के हाथ जो कसकर पकड़ने के लिए बने थे जैसे ही, तो इनका क्या है क्रम विकास यहाँ पे बताया गया है, क्रम विकास के बारे में। और मनुष्य उपयुक्त जंतु के हाथ पैरों में समान संरचना करना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण है, संयोग का उदाहरण ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे डी आंसर होगा इसका, सही है, डी आंसर होगा इसका, डी आंसर होगा इसका। कैसे, हमने सबसे पहले 30 सेकंड में यहाँ पे पढ़ा, हमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं लगी जो एक्सट्रीम हो। हमने फिर क्या किया, 1 मिनट में पैसेज को समझने की कोशिश की। ये हमें समझा रहा है कि पूरा जो क्रम विकास है मनुष्य और जंतु का, वो साझा इतिहास का विकास है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ऐसे जैव विविधता ऐसे शब्द यहाँ पे हमारे पूरे इस पैसेज में नहीं है जो कि सर्वाधिक तर्क संगत और वैज्ञानिक विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ये है कि क्रम विकास है वो साझा इतिहास है मनुष्य और जंतुओं का, दोनों का, ऐसा इस पैसेज में लेखक के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है पैसेज नंबर 7, जिसमें कहा गया है कि उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित कौन से पूर्व धारणाएं बनाई गई। आप पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन एलिमिनेट करते जाने आपको, तो आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद आपकी कोई एलिमिनेट हो रही है उसको हटा दोगे, उसके बाद आप पैसेज पे आओगे।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने पेपर में देख सकते हो। पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। भूमंडलीय तापन का इस ग्रह के जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। भू संयुतियों के पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन का विशाल मात्राएं निर्मुक्त होती है, हो सकता है। पृथ्वी के वायुमंडल का तापन बढ़ने से इसके वनस्पति जात और प्राणी जात की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। वर्तमान मानवकृत भूमंडलीय तापन से तक ठीक वैसी ही स्थितियां हो जाएगी जैसी 56 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। अब ये एक ऐसा एक्सट्रीम सी स्टेटमेंट दी गई है कि वर्तमान कृत भूमंडलीय तापन से अनंत ठीक वैसी स्थिति हो जाएगी जैसे 56 मिलियन वर्ष पहले थी। चलो पढ़ते हैं क्या कहता है। परिचय। लगभग 56 मिलियन वर्ष पूर्व अटलांटिक महासागर पूरी तरह फैला हुआ नहीं था। ठीक है, और जंतु जिनमें शायद हमारे प्राइमेट पूर्वज भी शामिल थे। ठीक है, एशिया से यूरोप होते हुए उत्तरी अमेरिका तक पूरे ग्रीनलैंड में चलकर जा सकते थे। पृथ्वी आज की अपेक्षा अधिक उष्ण थी, किंतु जैसे जैसे पुरातन युग समाप्त हुआ आधि नूतन युग प्रारंभ होने लगा और यह आर्थिक बल्कि तेजी से और अमूल रूप से उष्ण होने वाली थी। कारण था कार्बन का अति विशाल रूप से भूवैज्ञानिक निर्मुक्त होना। पुरातन आदि नूतन उष्मीय और या PETEM जो ये दे रखा है पोलियोसिन इयोसिन थर्मल मैक्सिमम कहीं जाने वाली इस अवधि के दौरान वायुमंडल में उतना कार्बन हुआ जितना मनुष्य द्वारा पृथ्वी को तेल और प्राकृतिक भंडारों को देने से, और ये 15 वर्षों तक बनी रही। कार्बन नतीजे पुनः अवशोषित नहीं हुआ, इसमें सूखा बाढ़ कीट और पृथ्वी जीवन अस्तित्व बन रहा। वास्तव में यह फूला लेकिन इसमें घोर भिन्नता आ गई। ऐसा कहीं भी कहा गया इसमें कि जो वर्तमान मानवकृत भूमंडलीय तापन से अत्यंत ठीक जैसे ही स्थितियां हो जाएगी, जैसे ये नहीं कहना चाह रहा है हमें। पूरा जो लेखक का व्यू है इसमें वो भी हम समझ रहे हैं साथ में, लेकिन यहाँ पे पूर्व धारणा के बारे में पूछा गया तो ऐसी कोई भी पूर्व धारणा नहीं बन रही है। यहाँ पे ऐसी कोई भी पूर्व धारणा नहीं बन रही है। हमने तीनों ये ऊपर वाले देखे, इस स्टेटमेंट को नहीं समझा, इसको नहीं, लेकिन ये कह रहा है 56 मिलियन वर्ष पहले थी वैसे ही आज फिर पहले हुई थी। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि वर्तमान मानवकृत भूमंडलीय तापन से अत्यंत ठीक वैसे ही स्थिति हो जाएगी जैसे 56 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। नहीं, ऐसा क्या पॉसिबल है? यहाँ पे नहीं है ऐसा पॉसिबल। तो इस स्टेटमेंट को हम हटाते हैं, तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट ऑप्शन 1 और 2 बचता है और 1 और 3 बचता है। ठीक है, अब इनको देखते हैं। भूमंडलीय तापन का इस ग्रह के जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऐसा हमारे पैसेज में बोला भी गया है। आप साथ साथ में पढ़ रहे हो, मैं ये समझ रहा हूँ यहाँ पे कि आप भी यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हो पैसेज। भू संहितियां के पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन की विशाल मात्राएं निर्मुक्त होती है। भू संहितियों ऐसा यहाँ पे पूरे पैसेज में भी नहीं किया गया जहां तक मुझे समझा है। इस स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 3 बचती है। सी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सी आंसर होगा इसका। यहाँ पे देख रहे हो सी आंसर होगा, सी आंसर होगा, क्योंकि ऐसा हमारे कहीं भी पैसेज में नहीं कहा गया है। जिसमें आपको बताना सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है इस पैसेज का। एक बार क्वेश्चन में गोथ्रू होते हैं। भारत में समर्थकारी एनेबलिंग प्रौद्योगिकियों का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है। आसन सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत IoT अपने बनाने पूरी तरह तैयार नहीं है। ठीक, सस्ती लोएंट अनुभूतियों को विकास होने से जीवन आर्थिक आरामदेह बन गया है। जैसे जैसे डिजिटल होते जा रहे हैं कुछ अनुभूतियां इंटरनेट सुरक्षा होने वाले खतरे बारी पहचानना आवश्यक है। ठीक है, ये दिया गया। पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं। अलग साधन युक्त लो एंड आइडियो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पूरा पैसेज दिया गया। आप पहले भी पैसेज को ऐसे 1-2 वर्ड ऐसे निकाल सकते हो जो क्वेश्चन आपको पढ़ने से पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहा है, फिर क्वेश्चन को पढ़ लो। उपकरण सस्ती वस्तुएं हैं। ठीक है, इनमें सुरक्षा के साधन शामिल करने से इनकी लागत बढ़ जाती है। इस श्रेणी की वस्तुएं नए अनुप्रयोग एप्लीकेशंस के साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही है। नए गृह उपयोगी अप्लायंसेस स्थापी सुरक्षा और मॉनिटर अनुप्रयोगिता और व्यक्तित्व सुविधा अनुप्रयोगिता और IoT की श्रेणी में आती है। ठीक है, इसी प्रकार स्वास्थ्य पर दृष्टि रखने वाली अनुप्रयोगिता कुछ शिक्षा और कारों ऑटोमोबाइल और प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर जैसी अनुप्रयोगिता भी इसी श्रेणी में आती है। ठीक है, उम्मीद है कि IoT कई गुना रफ्तार से बढ़ेगा, किंतु सुरक्षा की नई चुनौतियां। ये पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे पैसेज में। जो हमने समझा कि जो लेखक कह रहा है यहाँ पे ये सुरक्षा को लेकर यहाँ पे बात कर रहा है इसकी जो भी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमने देखी, भारत में समर्थकारी प्रौद्योगिकी का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं बोला गया कुछ भी। हमारे सुरक्षा चुनौतियों को देखते भारत IoT अपनाने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं कर रहा है। सस्ती लो एंड अनुप्रयोगिता को विकसित होने से जीवन और अधिक आरामदेह बन गया, नहीं, ऐसा भी नहीं बोला गया पैसेज में कहीं भी। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है अनुप्रयोगिता से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरे को बचाना आवश्यक है। सही बात है कि हम आगे बढ़ रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में, लेकिन जो खतरा है वो उसको हमें सुरक्षा के रूप में यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो पहचानना पड़ेगा। वही यहाँ पे सब चीजें बोली गई इस पैसेज में। इसका आंसर डी होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर
21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ पे डी दिया गया। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर दिया गया इसका, क्योंकि ऐसा हमारे जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसके बारे में ऐसा इन तीनों स्टेटों में जो स्टेटमेंट में दिया गया वो कहीं भी नहीं है। लेकिन ये एक स्टेटमेंट क्या है, तार्किक लग रही है। अब ये तार्किक मुझे क्यों लग रही है, आपको क्यों नहीं लग रही, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसेज को, PYQ को समझाया है, बार बार पढ़ने की कोशिश की है, उनके क्वेश्चंस को समझा है, तब जाकर मुझे ये एक थिंकिंग बनी है। मुझे अब ये नहीं समझ आता कि जो हमें, ठीक है हमें दिया गया कि केवल संबंधित परिच्छेद पर आधारित क्वेश्चन होना चाहिए, पता है मुझे, लेकिन मैंने एक चीज पकड़ी कि नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नहीं होंगे एक भी। तो यहाँ पे ऐसा आरामदेह की बन गया, ऐसा कोई कुछ भी नहीं बोला गया और ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट पढ़ते जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स अनुप्रयोगों से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरे को पहचानना आज आवश्यक है। हमें पता है ये बातें कि हम इंटरनेट की दुनिया में बढ़ रहे हैं आज, तो कुछ ऐसे खतरे हैं, क्योंकि ये जो इंटरनेट है हमारे हर काम आता है, लेकिन इसके जो कुछ खतरे हैं उनको हमें आज समझना पड़ेगा। ये यहाँ पे पूरे पैरा के अंदर दिया गया। आरामदेह है बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। शासन सुरक्षा चुनौतियों को देखते भारत को अपनाने के लिए अभी पूरी तैयार नहीं है, पूरी तरह तैयार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत में ऑलरेडी ये चीजें चल रही है। भारत में समर्थकारी प्रौद्योगिकियों का विकास के इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो पैसे होते हैं वो आपके करंट रिलेटेड, GS रिलेटेड ही होते हैं सारे, जो आपकी न्यूज में चल रही होती है। जैसे इस बार कोई भी आपका टॉपिक जैसे न्यूज में होगा तो उस पर आपको यहाँ पे जो पैसेज है वो मिलेगा आपको। इसीलिए आप कहते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उन पे अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, क्योंकि आप उसमें क्या पढ़ते हो, आर्टिकल पढ़ते हो, तो उसमें जो जिसने आर्टिकल लिखा है उसके एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस आर्टिकल में, फिर आप उसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हो आर्टिकल के अंदर पूरा। वही चीज यहाँ पे पैसेज में दी गई होती है और वही आपको अपने जो पढ़ते हो उसके अंदर आर्टिकल उसके अंदर दिया गया होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये रहा पैसेज, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण उप निगमन है। यहाँ पे वही चीजें, यहाँ पे जो पैसेज है उसके बारे में यहाँ पे क्या सही दिया गया है, जो विवेकपूर्ण और सर्वाधिक तर्कसंगत हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिच्छेद के सर्वाधिक निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित होता है। यहाँ पे तो एक बार यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वैश्वीकरण भारत के हितों के अनुकूल नहीं, क्योंकि यह इसकी सामाजिक आर्थिक संरचना को क्षति पहुंचाता है। विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताओं भारत को अपने डिजिटल प्रथाओं को बचाने के लिए सावधान रहना चाहिए। भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़े आंकड़ों के बदले एकाधिकार किराया प्रभावित करना चाहिए। भारत से बड़े आंकड़ों की हानि जैसे व्यापार की मात्र मान में समानुपाती। ठीक है, डिजिटल दिक्कत में बड़े आंकड़े, बिग डेटा मुख्य संसाधन होते हैं। बड़ी अवस्थाओं में बड़े आंकड़े सर्जित होते हैं। बड़े आंकड़ों तक पहुंच विकसित देशों का विशेषाधिकार है। बड़े आंकड़ों तक पहुंच और समावित विकसित देशों की विशेषता है। यहाँ पे वैसे तो इस क्वेश्चन दोनों में ही ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसको पैसेज को पढ़े बिना, लेकिन यहाँ पे हम पैसेज को पढ़ते हैं। अब हमने क्वेश्चन समझ लिए। जैसे जैसे डिजिटल परिघटना अधिकांश सामाजिक क्षेत्रों को पुनर्सृजित कर रही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही है। ठीक है, इस प्रयास के साथ इसका एकांतिक रूप उपनिवेशन करें। विकासशील देशों से बड़े आंकड़े, बिग डेटा मुक्त रूप से संग्रहित या खनित किए जाते हैं और उन्हें विकसित देशों में डिजिटल सूचना में रूपांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, सूचना विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करना और एकाधिकार और किराया वसूल करना शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए जैसे टैक्सी कैब की सेवा प्रदान करने वाली एक बड़ी विदेशी कंपनी कारों चालकों का नेटवर्क नहीं है। आने जाने लोकप्रिय सड़कों यातायात नगर चालकों की, ठीक है, विशेषता आदि से समझे डिजिटल सूचना की है। वैश्वीकरण की बात भारत के हितों के अनुकूल नहीं है, ऐसा कहीं भी पैसेज में कहा गया है। तो इसका कोई भी रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे पैसेज। विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताओं में भारत को अपने डिजिटल प्रथाओं को बचाने के लिए सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे ये स्टेटमेंट थोड़ी वो लग रही है। नेक्स्ट देखते, कोई बात नहीं। भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़े आंकड़ों को बदले एकाधिकार किराया प्रभावित करना चाहिए। ये क्या पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबिलिटी लग रही है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनसे बड़े आंकड़ों के बदले एकाधिकार लेना चाहिए यहाँ पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत से बड़े आंकड़ों की हानि इसके विदेशी व्यापार की एकमात्र मान के समानुपातिक, ऐसा भी नहीं है। इसका आंसर बी होगा। देखते हैं सेकंड को भी पढ़ते हैं। डिजिटल दिक्कत में बड़े आंकड़े, बिग डेटा मुख्य संसाधन होते हैं। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट है, डिजिटल दिक्कत में बड़े आंकड़े, बिग डेटा मुख्य संसाधन होते हैं। अब यहाँ पे हमने बिग डेटा के बारे में पढ़ा है कि इन प्रयास के साथ एकांतिक से उपनिवेशन करें। विकासशील देशों में बड़े आंकड़े, बिग डेटा मुक्त रूप से संग्रहित या खनित किए जाते हैं और उन्हें विकसित देशों में डिजिटल सूचना रूपांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट को छोड़ते हैं। बड़ी अर्थों से बड़े आंकड़े सर्जित होते हैं, ऐसा तो नहीं है। बड़े आंकड़ों तक पहुंच विकसित करने विकसित देशों का विशेषाधिकार नहीं। बड़े आंकड़ों तक पहुंच और समावित विकसित देशों की विशिष्टता है, ऐसा भी नहीं। तीनों स्टेटमेंट एक जैसे दे रखी है और कोई भी रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे पूरे पैसेज में। एक इसका, तो यहाँ पे 22 और 23 का देखते हैं हम। 22 में बी और 23 में, 22 में यहाँ पे बी और 23 में ए, ये आंसर होगा इसका। 22 नंबर में यहाँ पे हमने 22 में यहाँ पे बी और ये ए 23 में। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद पता चला हमें कि हमने पहले क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, 2 क्वेश्चन देखे हमने फास्ट से,
फिर हमने पैसेज को उसका क्या रेलिवेंट है इन क्वेश्चन से, और यहाँ पे क्या पूछ रखा है, सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन के बारे में पूछ रखा है, और सर्वाधिक निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित क्या होता है परिचित के अंदर। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, पैसेज के आधार पर ही देना होगा। इसमें पैसेज पढ़ने के बाद ही, यहाँ पे कुछ पैसेज ऐसे हैं जिनको पैसेज पढ़ने के बाद हमें उनके आंसर निकालने, और कुछ ऐसे जिनको क्वेश्चन को देखते ही हमें उनके आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्वाधिक तर्क संगत, और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण वही चीज, छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यवली का महत्वपूर्ण भाग है। भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं। क्यों? ये स्टेटमेंट आपको यहाँ से पढ़ के नहीं लग रही, मैंने क्या बताया आपको कि पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे, आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे। भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण में निर्धन देश है उनकी कोई भी भूमिका नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हटाते हैं इसको। बड़ी संख्या में किसान परिवारों के होने के कारण भारत को जहां तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। भारत में केवल छोटी जोत वाले किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते। क्यों छोटी जोत वाले? क्यों? और भी किसान है, बड़े बड़े और भी किसान है, वो क्यों नहीं करते? इसका एक बचता है, लेकिन देखेंगे पढ़ेंगे इसको। हमने एक बार यहाँ पे कंफर्म नहीं किया आंसर, इसका सिर्फ एलिमिनेट किया। 25 नंबर को पढ़ते, क्या है, पूर्व धारणा पूछा है, भारत में खाद्य असुरक्षा की संभावित समस्या है, हो सकता है भारत को अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमता मजबूत करनी चाहिए। देखते हैं भारत, पैसेज को पढ़ते हैं, भारत समेत पूरे विश्व के ग्रामीण निर्धनों का मानव और जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान रहा है। ठीक है, अब इसके प्रभावों का सामना करने में वे अग्रिम पंक्ति में है। कृषक अब वर्षा और तापमान के ऐतिहासिक औसतों पर भरोसा नहीं कर सकते और अधिक बार बार होने वाली अत्यधिक मौसमी घटनाएं जैसे सूखा, बाढ़ महाविपदाओं के रूप में प्रमाणित हो सकते हैं, और नए खतरे सामने हैं जैसे कि समुद्र स्तर में वृद्धि, जलपूर्ति पर पिघलते हुए हिमनदों का प्रभाव। छोटे कृषि कितने महत्वपूर्ण है? पूरे विश्व में लगभग 2 अरब बिलियन लोग अपने भोजन की आजीविका के लिए उन पर निर्भर है। भारत में छोटी जोत वाले किसान देश का 41% खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पादित करते हैं, जिसका स्थानीय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान है। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि छोटी जोत वाले किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत में केवल छोटी सुरक्षा नहीं, ये 41% खाद्य उत्पादित करते हैं, लेकिन पूरा ये नहीं कि छोटी जोत वाले ही करें, तो हमने इसको एलिमिनेट किया। और बड़ी संख्या में किसान परिवारों के होने के कारण भारत को जहां तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं कहा गया। भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा गया इस पूरे पैसेज में। इसका आंसर कहीं ना कहीं ए है। कैसे? छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यवली का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है इस पैसेज में वही की गई है कि जो छोटी जोत वाले किसान है वो लगभग 43% खाद्य और अन्य खाद्य पदार्थ का उत्पादन करते हैं, जिसका स्थानीय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है, और उनको ही आगे बढ़ाने यहाँ पे यही इस पैसेज में लेखक के द्वारा सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन हो सकता है। सेकंड यहाँ पे 25 नंबर में देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कि भारत में खाद्य सुरक्षा की संभावित समस्या है जो पूरा पैसेज हमें समझा रहा है। भारत को अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमताएं मजबूत करनी होगी। हाँ, क्योंकि ये क्या कहा गया, अधिक बार बार होने वाली अत्यधिक मौसमी घटनाएं जैसे सूखा, बाढ़ महाविपदाओं के रूप में परिमाणित होती है, और नए खतरे सामने आते हैं जैसे जैसे समुद्र वृद्धि, जल, ये सब चीजें यहाँ पे दे रखी है। तो ये भी स्टेटमेंट से इसका आंसर बी हो गया। स्टेटमेंट रेलिवेंट है इस पैसेज से पूरे से, और जो हमने स्टेटमेंट एलिमिनेट किए वो यहाँ पे इस पैसेज से कोई भी इनका तार्किक संबंध नहीं है, कोई भी इनमें सर्वाधिक तर्क संगत विवेकपूर्ण स्टेटमेंट नहीं है, तो हमने इनको एलिमिनेट किया। अब ये चीज़ें फास्ट मुझे समझ आ रही है, आपको मुझे पता है नहीं समझ आ रही कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसे समझ पा रहे हैं, लेकिन अगेन मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने से आएगी, और प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इसीलिए आपको ये नहीं कि यहाँ पे फिर कह रहा हूँ कि ये पैसेज फिर से यहाँ पे रिपीट नहीं होंगे, लेकिन आप मेरे साथ यहाँ पे बैठ के करोगे ये पैसेज वाले पार्ट को, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे अकेले बैठ के करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में कर रहे हो तो समझ आएगी ये चीज़ें। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, अदरवाइज ये क्वेश्चन ना रिपीट होंगे, ना स्टेटमेंट रिपीट होगी, सिर्फ ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी बार बार, पूर्वधारणा, ये सब चीज़ें। बाकी आपके पैसेज हर साल चेंज होते रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि एक तो नेगेटिव पॉइंट नहीं देता है कभी एग्जामिनर, तो आप भी अपनी थिंकिंग लगा सकते हो, लेकिन थिंकिंग आप तब लगा पाओगे जब आपने PYQ को प्रैक्टिस किया यहाँ पे, समझ रहे हो, ऐसे ही नहीं। तो यहाँ पे 24 और 25 नंबर का आंसर देख लेते हैं। 24 में ए, 25 में सी। 24 में ए और 25 में यहाँ पे सी, दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको सही बताई थी। 25 में, 24 में ए, तो ये है आपका 24 और 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट पैसेज आपका 4 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर आपका। यहाँ पे उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। क्या क्या पूर्व धारणा बनाई गई है पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है, ठीक है।
अत्यधिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम है। कौन सी पूर्वधारणा यहाँ पे वेद है? बदलती जलवायु और इससे निपटने के लिए सरकारों के चाहे वे कितनी भी अनुचित हो, अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा हमने देखा भी है। वे कंपनियां जो बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन या उपयोग करती है उच्चतर करों और नियामक बोझ का सामना करेगी। कुछ ऊर्जा उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात भंडारों को उपयोग में लाना असंभव होगा। उनके पास सिर्फ अवरुद्ध संपदा तेल कोयले के वे निस्बत जिन्हें जमीन में छोड़ देना पड़ता है बचे रहेंगे। अन्य उद्योग अपेक्षाकृत अत्यधिक मौसम, तूफान, बाढ़, उष्णता लहर, सूखा से होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, बदलती जलवायु के बारे में बात कराइए, इनमें कौन सी पूर्वधारणा बनाई जा सकती है? पहली स्टेटमेंट यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। यह पैसेज का मूल भाव है। यहाँ पे पूरे पैसेज का मूल भाव दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। और ये यहाँ पे पूरा मूल भाव है इस पैसेज का, हमने जो पूरा पढ़ा है इसमें। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही होती है। पहली स्टेटमेंट सही होगी तो हम एलिमिनेट भी करेंगे यहाँ पे साथ में। ठीक है, अत्यधिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं, क्योंकि यह निश्चित रूप से स्पष्ट तो नहीं है ना। इस पैसेज में कोई भी निश्चित रूप से ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकार और कंपनियों का आर्थिक प्रभाव है वो कम हो जाएगा, ऐसा कहीं भी इसमें नहीं कहा गया है। तो ये एक वो क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। यहाँ पे इसको हटाएंगे, नेगेटिव पॉइंट है ये, और इसको हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा सी। 26 नंबर का आंसर देख लेते हैं पहले। 26 नंबर का यहाँ पे सी, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। तीसरी स्टेटमेंट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम है, ऐसा पूरा पैसेज में क्या किया है, चर्चा की गई कि जो बदलती जलवायु है इसके निपटने के लिए सरकारों के पास चाहे वे कितनी भी अनिच्छुक, यहाँ पे दिया गया है कि अंतिम प्रयासों तक निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव यहाँ पे पड़ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट सही यहाँ पे, बल्कि ये स्टेटमेंट गलत है कि आर्थिक, ये स्टेटमेंट गलत है बल्कि अत्यधिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया। नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वधारणाएं बनाई जा सकती है? लगभग आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो अजम्पशन वाले आते हैं और इनमें आप स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है। पहली स्टेटमेंट है, अवसर की समानता को एक वास्तविक बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। वास्तविक बना देना। वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली सामंतवादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और अधिकाधिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना ही सामंतवादी शिक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र मार्ग है। यहाँ पे हमने तीनों स्टेटमेंट को देख लिया। अब देखते हैं हम पैसेज को। विद्यालय उम्र में आने वाले बच्चों की विद्यालय शिक्षा तक पहुंच होना लगभग विश्वव्यापी है, किंतु गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक पहुंच होने में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर तिरव डाल दिखाई देती। ठीक है, गैर सरकारी विद्यालयों में कमजोर वर्गों के लिए कोटा का उपबंध निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा किया गया है। इन कोटाओं में सामाजिक एकीकरण और शिक्षा में साम्य के उन मुद्दों पर एक बहस थोप दी है जिनसे गैर सरकारी कर्ता काफी कुछ बचे हुए। सामंतवादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होता है। इसलिए कोटा अधिरोपित किए जाने से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जो कभी कभी न्यायोचित भी होता है। अब पहली स्टेटमेंट देखिए, अवसर की समानता को वास्तविक बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। तो ऐसा है, यहाँ पे कहीं भी ऐसा पैसेज में कहा गया है कि स्टेटमेंट की जिनसे अवसर की समानता को वास्तविक बना देना भारतीय शिक्षा का प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य, जो एक व्यवहारिक बात भी नहीं है। यहाँ पे पूरा इसके अंदर दिया गया है कि जो यहाँ पे देखिए, जो सामंतवादी शिक्षा का विचार है, मुख्य ध्येय समानता और गैर सरकारी विद्यालय प्रधानाचार्य सोच से प्रतीत होता है, इसलिए कोटा आधारित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, कभी कभी ध्येय न्यायोचित होता है। और जो अवसर की समानता है उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो कोटा है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, उनमें जो एक्ट है, इन कोटा ने सामाजिक एकीकरण और शिक्षा में सामने उन मुद्दों को बहस तोप दी जिनसे गैर सरकारी करता काफी कुछ बचे हुए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहली, वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली सामंतवादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो कि एक पैसेज से रेलिवेंट है, यहाँ पे छोड़ते हैं इसको। तीसरी, गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और अधिकाधिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना ही सामंतवादी शिक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी गई। यहाँ पे पहले ही देख लेते हैं आप, यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी गई है, ये तो गलत ही होगा। तीसरा, यहाँ पे पहला हमने हटा दिया तो इसका आंसर बी होगा। 27 में यहाँ पे आंसर देखते हैं, 27 में बी सही है। 27 में यहाँ पे बी आंसर होगा, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट में यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड को दिया गया है, तो ये दो स्टेटमेंट हम पहले ही हटा सकते हैं। और यहाँ पे पहली स्टेटमेंट वास्तविक बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का, क्योंकि अभी तक जो अवसर की समानता है उसको एक वास्तविकता के रूप में, क्या ये व्यवहारिक स्टेटमेंट है? नहीं, तो इसका आंसर बी होगा। ऐसे आपको यहाँ पे एलिमिनेट करते जाना है जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है उनको। नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे क्वेश्चन 28 नंबर, सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश क्या दिया गया पैसेज में, ये हमें बताना है। भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक टीबी के बारे में ये पूरा पैसेज बात कर रहा है, साध्य रोग नहीं है।
तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सीय उपचार से कहीं और अधिक की आवश्यकता है। सरकार की निगरानी, क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण और निर्धन लोगों की उपचार तक पहुंचे। ये क्या है, रेलिवेंट है ये स्टेटमेंट। सरकार की निगरानी, क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण है, सरकार को गलत यहाँ पे ठहराया जा रहा है, और निर्धन लोगों की उपचार तक पहुंच नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, देख लेना। इस स्टेटमेंट को मैं हटा रहा हूँ, आप भी अपनी समझ से इसको हटा सकते हो। भारत तपेदिक जैसे रोगों से केवल तभी मुक्त होगा जब इसके निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावी करता और सफलता से कार्यान्वित की जाए। क्या सिर्फ टीबी को खत्म करने के लिए वो इसके निर्धनता उन्मूलन को प्रभावी कर दिया जाए, उसके लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे तो चलेगा? नहीं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन पैसेज को पढ़ते हैं। भारत में टीबी संक्रमित बहुसंख्यक लोग निर्धन है, ठीक है, हमें पता है। उनको पर्याप्त पोषण, युक्त आवास अभाव है और बचाव के बारे में उनकी समझ ना के बराबर है। अभी जो हमने पढ़ा, केवल तभी मुक्त होंगे जब निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाए। ऐसे में तभी टीबी परिवारों का सर्वनाश कर देता है, निर्धनों को और निर्धन बनाता है, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को ग्रस्त करता है, उन्हें निरसन और रोजगार की बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चाई यह है कि टीबी उन्हें न भी मारे तब भी भूख और गरीबी से भी मर जाते हैं। दूसरी सच्चाई यह है कि इसका गहरा बैठा हुआ लांछन, परामर्श का अभाव, महंगा उपचारों, साधन प्रदाताओं तथा परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव, यंत्रणकारी पार्श्व प्रभावों के साथ मिलकर रोगी को उपचार जारी रखने में उत्साहित करते हैं, जिसकी अनर्थकारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, टीबी के बारे में पूरी बात कर रहा है कि जो टीबी फैल रही है उसके बारे में, और सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण यहाँ पे हमें बताना है। भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक साध्य रोग नहीं है, ऐसा कहीं भी बोला गया, कहीं भी रेलिवेंट स्टेटमेंट है नहीं। दो हमने पहले से हटा रखी, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं 28 नंबर का। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, 28 नंबर का आंसर बी होगा। यहाँ पे बी आंसर होगा इसका। तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सीय उपचार से कहीं और अधिक आवश्यकता होती है। जो ऊपर बोला गया है कि जो लोग निर्धन है उनको पर्याप्त पोषण, उपयुक्त आवास अभाव है, बचाव में बारे में उनकी समझ न के बराबर है, ऐसे में टीबी परिवारों का सर्वनाश कर देता है। और यही इस पूरे पैसेज का रेलिवेंट है जो इस स्टेटमेंट में दिया गया, और वही हमें बताना है कि सर्वाधिक तर्क संगत और विवेक और निर्णायक संदेश हमें इस पैसेज से लेखक के द्वारा क्या मिला है। अब इस पैसेज को पढ़कर आपको क्या लग रहा है, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है? लेकिन इन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सरकार की निगरानी क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण, क्या सरकार जो दे रही है वो गलत है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया है, जो एक इनरेलीवेंट स्टेटमेंट है, जिसको हटा सकते हैं हम पहले ही, पैसेज को पढ़ने से पहले ही हम हटा सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे भारत तपेदिक जैसे रोगों से केवल तभी मुक्त होगा जब इसके निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावी करता और सफलता से कार्यान्वित किए जाएंगे। तो ये अकेला ऐसा नहीं है कि जो निर्धनता उन्मूलन को लागू कर देंगे तो यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे, गरीबी को, तो टीबी का रोग नहीं होगा, नहीं, उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें, क्राइटेरिया होते हैं। तो ये इसकी आंसर बी। नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे 41 नंबर और 42 नंबर क्वेश्चन का हमें पढ़ना है। यहाँ पे बात कर रहा है ये पूरा पैसेज जीएम फसलों के बारे में, अनुवांशिक फसलें, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णायक संदेश क्या है? लोक अनुसंधान संस्थाओं का जीएम प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना चाहिए और इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। सेकंड, विकासशील देशों को यह मुद्दा डब्ल्यूटीओ में उठाना चाहिए और बौद्धिक संपदा अधिकारों का समापन सुनिश्चित करना चाहिए। गैर सरकारी कंपनियों को भारत में कृषि व्यवसाय बिजनेस करने का, खासकर बीज व्यापार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वर्तमान भारतीय परिस्थिति अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों की कृषि के पक्ष में नहीं है। इनमें बहुत सारी इनरेलीवेंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे बहुत सारी इनरेलीवेंट है। जैसे गैर सरकारी कंपनियों को भारत में कृषि व्यवसाय, एग्री बिजनेस करने, खासकर बीज का व्यापार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? जो गैर सरकारी कंपनियां हैं उनको हम रोक सकते हैं कि भारत में कृषि व्यवसाय का जो बीज का व्यापार है वो उनको अनुमति है वो नहीं देनी चाहिए? एक इनरेलीवेंट स्टेटमेंट है, पहले ही हटा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा पढ़ते आ रहे हैं हम अपने जीएस में। भारत में सेकंड, यहाँ पे वर्तमान भारतीय परिस्थितियों और अनुवांशिकता रूपांतरित फसलों की कृषि के पक्ष में नहीं है, ऐसा नहीं है, जीएम फसलें चल रही है यहाँ पे, तो ये भी इनरेलीवेंट स्टेटमेंट है। विकास देशों को यह मुद्दा डब्ल्यूटीओ में उठाना चाहिए और बौद्धिक संपदा अधिकारों का समापन निश्चित करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, पुरोधारणा वाला क्वेश्चन है, इसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। जीएम प्रौद्योगिकी भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी। तो इसको देखते हैं यहाँ पे। अनुवांशिक रूपांतरण, जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचारित रूप से अपनाने के मार्ग में जो गतिरोध है वह है बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था, जो ऐसी प्रौद्योगिकी के लिए गैर सरकारी एकाधिकार सृजित करना चाहती है। ठीक है, यदि जीएम प्रौद्योगिकी अधिकांशतः कंपनी चालित हो तो ये लाभ को अधिकतम करना चाहती है। ठीक है, और वह भी थोड़ी ही अवधि में। यही कारण है कि कंपनियां शाकनाशी, सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़े निवेश करती है। ठीक है, ऐसे गुणधर्म थोड़े समय के लिए बने रह पाते हैं क्योंकि काफी जल्दी नाशक जीव और खरपतवार विकसित होने लगेंगे और ऐसे प्रतिरोध पर काबू पा लेंगे। कंपनियों को अनुकूलन ठहराता है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह बात उठाई कि अनुवांशिक रूपांतरण में प्राथमिकता ऐसे जीन के समावेशन को दी जानी चाहिए जो सूखा लवणता और कष्टकर प्रभावों के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक हो। पूरा पैसेज पढ़ के इसका क्या एक तर्क संगत निकलता है इसमें देखते हैं। हमने दो स्टेटमेंट को हटाया, गैर सरकारी कंपनी वाली बात और अनुवांशिकतः रूपांतरित फसलों की कृषि के पक्ष में नहीं है।
विकासशील देशों WTO वाली बात कहीं भी इसमें नहीं की गई, इसको भी हटाते हैं। पूरे पैसेज में कहीं भी देखा लोक अनुसंधान संस्थाओं को GM प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना चाहिए, हाँ, और इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसका आंसर देखेंगे। लेकिन इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव मुद्दे पर GM प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। पहली स्टेटमेंट ये रही है। सेकंड, GM प्रौद्योगिकी भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई। ऐसा कहीं भी पैसेज में आपने देखा? सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि दीर्घकालीन जो ऐसा कहीं भी आपने देखा हमारे पैसेज में कि जो GM प्रौद्योगिकी भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी? ऐसा नहीं है, हम नहीं कह सकते व्यवहारिक रूप से। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को हम गलत करते हैं। लेकिन पहली स्टेटमेंट क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर GM प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। तो ये एक पूर्व धारणा है कि हमारे पैसेज में ये दी गई है कि अनुवांशिक रूपांतरण में प्राथमिकता ऐसे जीन के समावेशन को दी जानी चाहिए जो सूखा, लवणता और अन्य कष्टकर प्रभावी के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में यहाँ पे हमें हेल्प करेगी। तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे रेलिवेंट है इस पैसेज के, जो पूर्व धारणा बना सकते हैं। इसका आंसर बी होना चाहिए। देखते हैं 41 और 42 का आंसर। 41 और 42 ए दोनों में ए होगा। ये देखिए ए आंसर और ए आंसर, समझ रहे हो इसको? ये जो GM फसलों के बारे में पूरा पैसेज आपको दिया गया है उसके बारे में बात की गई है। लेकिन इसमें जो इनरेलीवेंट स्टेटमेंट थी, हम इस स्टेटमेंट को ही हटा सकते थे, लेकिन हमें नहीं पता था WTO के बारे में यहाँ पे बात की गई या नहीं, हो सकता था। लेकिन ये दोनों इनरेलीवेंट लगी मुझे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पे हटा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ये बात कर रहा है यहाँ पे पैसेज, अधिकांश आक्रामक जातियां इन्वेसिव स्पीसीज न तो गौरूप से सफल है नहीं है नुकसानदेह है, ठीक है। और ये बात कर रहा है कोई स्पीसीज के बारे में। और क्वेश्चन नंबर को पढ़ लेते हैं। 43 को सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आक्रामक जातियों का उपयोग किसी देश के मरु क्षेत्रों और व्यर्थ भूमियों के पुनर्वास के लिए किया जाना चाहिए। विदेशी पादपों के निवेशन के विरुद्ध कानून अनावश्यक है। कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक है। विदेशी पादपों का उपयोग किसी देश की जैव विविधता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम इन स्टेटमेंट को यहाँ पे इनरेलीवेंट करके हटा सकते हैं। अधिकांश आक्रामक जातियां न तो घोर रूप से सफल है और न ही अत्यंत नुकसानदेह है। ब्रिटेन के आक्रामक पादप न तो व्यापक रूप से फैले हैं न ही खास तेजी से फैलते हैं और अक्सर ब्रिटेन की तरह वे प्रबल प्राकृतिक पादपों की अपेक्षा कम परेशान करने वाले हैं। नई जातियों का आगमन लगभग हमेशा ही किसी क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ावा देता है। बहुत से मामलों में नवागंतुकों की बाढ़ किसी भी प्राकृतिक जाति को विलोपन की तरह नहीं ले जाती। इसका एक कारण यह है कि आक्रामक पादप प्रदूषित जिलों और उद्योगतर व्यर्थ भूमि की तरह के विद्युत प्रयासों को, जहां और कुछ भी जीवित नहीं रहता, उपनिवेशित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। वे प्रकृति के अवसरवादी है। तो ये पूरा पैसेज है वो जो आक्रामक जातियां हैं उनके बारे में दिया गया है। और पूरा यहाँ पे जो सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण क्या निष्कर्ष निकलता है जो लेखक ने हमें दिया है, वो हमें इसके अंदर यहाँ पे बताना है। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं फिर से। आक्रामक जातियों का उपयोग किसी देश के मरु क्षेत्रों और व्यर्थ भूमि के पुनर्वास के लिए किया जाना चाहिए। कहीं भी कहा गया है ऐसा स्टेटमेंट पैसेज में? नहीं। विदेशी पादपों के सन्निवेशन के विरुद्ध कानून आवश्यक है अनावश्यक है, ऐसा कहीं भी कहा गया नहीं कहा गया। कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक है, हाँ, ऐसा एक कहा गया है जो कि ब्रिटेन की जो आक्रामक पादप न तो व्यापक रूप से फैले हैं नहीं खास तेजी से फैलते हैं और अक्सर ब्रिटेन की तरह प्रबल प्राकृतिक पादपों की अपेक्षा कम परेशान करने वाले। क्योंकि ये एक तर्क संगत विवेकपूर्ण निकल कर आ रहा है, क्योंकि पूरे पैसेज में चर्चा की गई है कि अधिकांश आक्रामक जातियां हैं जो स्पीसीज है न तो घोर रूप से सफल है नहीं ज्यादा नुकसानदेह, इसलिए कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना यहाँ पे निरर्थक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे सही लग रही है। लेकिन चौथी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। विदेशी पादपों का उपयोग किसी देश की जैव विविधता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसका आंसर देख लेते हैं। 43 नंबर का आंसर सी होगा। सी आंसर ही होगा यहाँ पे, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे पैसेज से कोई रेलिवेंट नहीं है इनका। नेक्स्ट यहाँ पे पैसेज को करते हैं। अगर आप साथ साथ में इन पैसेज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्लासेस को देख रहे हो, तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ इसमें कोई भी हेल्प नहीं होगी। आपको समझ आ रहा है कि मैं कैसे पैसेज को पढ़ रहा हूँ, कैसे फास्ट इनको देख रहा हूँ, वैसे ही आपको करना है। अब भारतीय बच्चों में प्रभाविका डायरिया से होने वाली मौत मुख्यतः खाद्य और जल के प्रदूषित होने के कारण होती है, ठीक है। ये पूरा पैरा में दिया गया एक जो हमने कीवर्ड निकाल लिया। क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उपयुक्त परिचित के अधिकार आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई जा सकती है। एजिप्शियन वाला क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेट करते चलें। खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है। यहाँ पे स्टेटमेंट पहली दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त विधि निर्माण करने की आवश्यकता है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट ऐसी कि हम इन्हें यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते विदाउट पैसेज को पढ़े। भारतीय बच्चों में डायरिया से होने वाली मुख्य मौतें खाद्य जल से प्रदूषित होने के कारण होती है, ठीक है। कृषि में प्रदूषित भूमजल और असुरक्षित रसायनों का उपयोग, खाद्य पदार्थों का भंडारण और रखरखाव अस्वास्थ्यकर तरीकों से किए जाने से लेकर खाद्य पदार्थों के अस्वास्थ्यकर परिवेश में पकाए और वितरित किए जाने तक है।
ऐसे असंख्य कारक जिनके विनियमन और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। लोगों को मिलावट के बारे में संगत प्राधिकारी को शिकायत करने के तरीकों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। ठीक है, खाद्य संक्रामक रोगों की निगरानी करने में अनेक सरकारी अधिकरण शामिल है। ठीक है, और निरीक्षण कर्मियों के अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसका विचार करते हुए शहरी जनसंख्या का कितना भाग अपने दैनिक भोजन के लिए गली नुक्कड़ पर बिकने वाले भोजन पर निर्भर है। गली नुक्कड़ पर भोजन बेचने वालों के प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश करना बड़ा महत्व का है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पूरा पैसे दिया गया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है। ठीक है, हमें पता चल गया, जिसके अनेक वित्त समाधानों की आवश्यकता है। ये बात पूरे पैसेज में यहाँ पे की गई है और तार्किक भी है। निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने भारी निवेश करने की यहाँ पे आवश्यकता है। हाँ, ये बात यहाँ पे की गई जो गली नुक्कड़ पर भोजन बेचने वाले हैं, क्योंकि उपयुक्त पैसेज में जो अंतिम पंक्ति लिखा है, ये बात यहाँ पे की गई, गली नुक्कड़ पर भोजन बेचने वालों के प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश करना बड़े महत्व का है। तो ये भी स्टेटमेंट रेलिवेंट है दोनों। भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त विधि निर्माण, कहीं भी बात की गई है विधि निर्माण की, कहीं भी पूरे पैसेज में कहीं भी की गई है विधि निर्माण की बात नहीं की गई, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। कहीं भी नहीं की गई है, कहीं भी नहीं की गई। अब कुछ पैसेज ऐसे हैं जिन पैसेज को अगर आप पहले पढ़ते हो तो यहाँ पे उनका आंसर दे सकते हो। जैसे अगर पहले पढ़ते तो यहाँ पे विधि निर्माण की बात नहीं की तो यहाँ पे, लेकिन बात वही है, अगर यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं आपकी ऑप्शन तो आप पहले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, उसके बाद आप पैसेज, लेकिन पैसेज को क्या करो, पहले आप उसके जो कीवर्ड है वो देख लो एक बार। अब इस पैसेज में क्या था, इनके जो स्टेटमेंट दी गई थी यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट, वो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते वैसे ही अपने व्यू से, क्योंकि जो लेखक ने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते थे। इसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे विधि निर्माण करने की आवश्यकता है, ऐसा अगर हमें कह रहा होता तो ठीक है मान सकते थे, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन ये पैसेज में नहीं दी गई है तो इसको हम हटाएंगे। बात ये सही हो सकती है, भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने हेतु भारत में विधि निर्माण करने की आवश्यकता हो सकती है। एक लॉ की अच्छी आवश्यकता हो सकती है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन ये हमारा पैसेज हमें नहीं करा है। और वही चीज है, ये कोई नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन ये इस पैसेज से रेलिवेंट नहीं है। बात ये तो कभी कभी क्या है, पैसेज को पकड़ लेते हो तो आपके आंसर निकल जाते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ने से समझ आ जाता है कि हाँ चीजें ठीक है। ये यहाँ पे मैंने देखा स्टेटमेंट को कि लास्ट लाइन में ये दे रखा है मेरे को, तो यहाँ से ऐसे आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे देख लेते हैं क्या कीवर्ड दी गए। यहाँ पे निर्धन लोगों की अपेक्षा हमारे नगरों में नागरिकों के लिए रहने वाले योग्य स्थान बनते जा रहे हैं। ठीक है, योजना अपनाना जारी हुआ, जो लोगों के अनुभव, ठीक है, ये बातें यहाँ पे कही गई है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह प्रतीत होता है कि इस परिच्छेद में भवन निर्माताओं के एकाधिकार के साथ सम्राटों समूह के हितों के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया है। विश्वस्तरीय और सुव्यवस्थित स्मार्ट नगरों की आवश्यकता के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया मुख्यतः। ठीक है, और नगर आयोजन, ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा पहले। हमारे नगरों की आयोजना में ऐतिहासिक रूप से कामगार और निर्धन लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती रही है। हमारे नगर वर्तमान रूप से असहिष्णु और असुरक्षित और अधिक संख्यक नागरिकों के न रहने योग्य स्थान बनते जा रहे हैं। तथापि हमने पुराने तरीके स्थिर विकास योजना से ही योजना बनाना जारी रखा हुआ है, जो लोगों के जीवन अनुभव और आवश्यकताओं से दूरी बनाए रखे हुए। बहुत सारे लोगों, स्थानों, कार्यकलापों और प्रथाओं को जो किसी नगर का अविच्छिन्न भाग है सक्रिय रूप से शामिल न रखते हुए अनंत तरीके तकनीकी विशेषज्ञता से लिए गए हैं। ठीक है, इस पैसेज को क्या है, पढ़ने के बाद ही आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें परिच्छेद में क्या प्रतीत होता है ऐसा पूछा गया और ऑप्शन आपको देख के पता चल गया एक बार में। तो हम इस पैसेज को पढ़ लिया। अब क्या इसका रेलेवेंट है, भवन निर्माताओं के एकाधिकार तथा सम्राट समूहों के हितों के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया है। क्या ऐसा हमारे कहीं भी यहाँ पे बोला गया, हमारी स्टेटमेंट में, सॉरी पैसेज के अंदर कहीं भी ऐसा बोला गया? नहीं बोला गया। विश्व स्तरीय सुव्यवस्थित स्मार्ट नगरों की आवश्यकता के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया है। अब ये भी हमारे कहीं भी नहीं बोला गया, ऐसा ऑप्शन में कहीं है नहीं है। नेक्स्ट, कामगार वर्ग और निर्धन लोगों के लिए नगरों की योजना बनाने पक्ष में तर्क प्रस्तुत, तो ये भी बिल्कुल ही नहीं है, रेलिवेंट ही नहीं है। ये चौथी स्टेटमेंट देखते हैं। नगर आयोजनों में जनता के समूह की भागीदारी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया। हाँ, ऐसा बोला गया यहाँ पे, जो नगर आयोजन है जनता के समूह की भागीदारी के पक्ष में। इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का डी होगा, सही है, डी होगा इसका आंसर, डी आंसर होगा इसका, क्योंकि ये हमारे क्या है कि यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उसमें पूरा पैसेज का सार दिया गया है कि जो बहुत सारे लोग हैं, स्थानों, कार्यकलापों और प्रथाओं को जो सारे किसी नगर भाग लेते हैं सक्रिय रूप से शामिल करने की यहाँ पे आवश्यकता की बात की गई है। तो इसका आंसर डी होगा। और आपको मैंने एक चीज बताई कि 25 आपके पैसेज होंगे, 25 प्लस ही होंगे, आपको सारे पैसेज भी नहीं करने। एक दो पैसेज ऐसे होंगे जो आपके जीएस से रिलेटेड नहीं होंगे, अलग से होंगे, उनको आप स्किप कर सकते हो। आपको मैंने बताया आपको 22 पैसेज सही करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको सारे पैसेज भी नहीं करने यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे पैसेज, भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निर्धन है। ठीक है, ये बात कर रहा है गरीबी की, कुछ ऐसे रोजगार की, और यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, क्या प्रतीत होता है पूरे इस पैसेज में,
अधिकांश आधुनिक आर्थिक संवर्धी प्रौद्योगिकी प्रगति पर आधारित है। काफी मायने में आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान ठीक है सहजीवी संबंध बनाने प्रोत्साहन नहीं देती। भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है। सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है। साक्षर ग्रामीण जनसंख्या गठित संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं है। यहाँ पे ये यहाँ पे आपके दिया गया, हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, अभी हमने पूरा क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निधन है, पता है हमें। मुश्किल से सिर्फ 10% व्यक्ति संगठित क्षेत्र में नियोजित है। ठीक है, हमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रबल आर्थिक समृद्धि से पर्याप्त रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जब हमारी अर्थव्यवस्था 3% बढ़ रही थी, तब संगठित क्षेत्र में रोजगार 2% बढ़ रहा था। जो ही अर्थव्यवस्था 7 से 8% बढ़ी, संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की तरफ वास्तव में घटकर 1% प्रतिवर्ष रहेगी। अब ये कह रहा है पूरा अधिकांश आधुनिक आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकीय प्रगति पर आधारित है। काफी मायने में आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र में बहुत श्रम प्रधान नहीं है। ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं रेलिवेंट सी लग रही है। तो इससे क्या करते हैं हम, इससे ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये तीसरा यहाँ पे एक हो गया। ठीक है, एक को एलिमिनेट कर दिया। साक्षर ग्रामीण जनसंख्या संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं है। साक्षर ग्रामीण जनसंख्या है जो कि यहाँ पे संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं है। ऐसा कहीं भी पैसेज का रेलिवेंस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पे हटाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। 46 नंबर का आंसर देख लेते हैं एक बार। सी होगा इसका, सी होगा, सी इसका आंसर सी होगा। ये पैसेज ऐसे है जो थोड़े से पेचीदा पैसेज होते हैं, इनमें अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा है तो एक बार फिर से गो थ्रू होना है पैसेज से आपको। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से, अगेन कह रहा हूँ, प्रैक्टिस से ही होगा आपकी। नेक्स्ट पैसेज है आपका ये, जिसमें भारत में ऐसे बैंकिंग संपर्की है जो दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग के दायरे में लाने की करते हैं। ऐसे में इसके लिए बैंक लागतों में कोई कमी नहीं कर सकते। वित्तीय शिक्षा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात की गई जो पिछड़े एरियो में उनके बारे में। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि सर्वाधिक तर्क संगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 स्टेटमेंट है, भारत के दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग दायरे में लाने के प्रयास सफल नहीं हुए। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारत की बैंकिंग प्रणाली में और अधिक संख्या बैंकिंग संपर्कियों आखिरी छोर के ऐसे अन्य। ठीक है, भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हो। बैंकिंग तक बेहतर पहुंच तक असंभव होगी जब तक कि बैंकिंग संपर्की बैंकों के लिए काम करने की अनुमति न हो। भारत में ऐसे बैंकिंग संपर्की है जो दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग दायरे में लाने में मदद करते हैं। वे ऐसा कर सके, इसके लिए बैंकिंग लागतों में कोई कमी नहीं कर सकते। पहली स्टेटमेंट यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये वित्तीय शिक्षा और साक्षरता में निवेश करने की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। बैंकिंग संपर्की एक तरह से इतने कम है कि उन्हें व्यवस्थागत जोखिम के रूप में नहीं देखा जा सकता। तथापि भारत में बैंकिंग नियामक के प्रतिबंध लगा रखा है कि वे केवल एक बैंक के लिए कार्य करें। संभवतः अंतरपण आर्बिट्रेज से बचाव के लिए बैंकिंग तक पूरी पहुंच लाने के लिए प्रयासों में तभी सफलता मिल सकती है जब दूर दराज के काम करने वाले आखिरी छोर के ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए भी जो न केवल आधारभूत बैंक लेखाओं को बल्कि दुर्घटनाओं एवं जीवन बीमा तथा लघु पेंशन योजनाओं जैसे उत्पादों को भी सुनिश्चित करते हैं, काम करने में बेहतर प्रोत्साहन करते हैं। क्या सोचते हो आप ऐसे? क्या सोचते हो? आपने पैसेज को पढ़ लिया है, मैं ये मान के चलूँ आपने पैसेज को पढ़ा और अपना आंसर निकाला, आपने क्वेश्चन को देखा, ठीक है, पैसेज को पढ़ लिया। क्या सोचते हो आप ऐसा इस पैसेज के बारे में? क्या ऐसा जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं कौन से आपको लग रहे हैं इसमें से? आप सोच के देखो अपने अकॉर्डिंग। मैंने बहुत सारे आपको पैसेज कराए हैं, तो आप सोच के देखो यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए यहाँ पे, मेरी नहीं। प्रैक्टिस आप कर रहे हो, आप सोच के देखो। पहली स्टेटमेंट को मैंने यहीं एलिमिनेट कर दिया। सेकंड, सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारत की बैंकिंग प्रणाली में और अधिक संख्या में बैंकिंग संपर्कियों तक आखिरी छोर तक के ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं है, कोई तर्कसंगत यहाँ पे विवेकपूर्ण निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते सेकंड का भी। तीसरी स्टेटमेंट, इसको भी एलिमिनेट करते हैं। भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हो। यहाँ पे यही पूरी बात इसमें कही गई है, पूरे पैसेज में यही बात की गई है कि जब दूर दराज में काम करने वाले आखिरी छोर के ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए, उन्हें प्रबंधकों के लिए एवं जीवन बीमा तथा लघु पेंशन योजनाओं को जैसे उत्पादों को भी सुनिश्चित करते हैं, काम करने में बेहतर प्रोत्साहन उपलब्ध हो। ऐसा पूरा यहाँ पे की गई है, जो लघु पेंशन के बारे में ऐसे जो सुनिश्चित कर सके, बेहतर प्रोत्साहन उपलब्ध करा सके। ऐसा यहाँ पे चलो छोड़ते हैं इसको भी, एक बार इसको छोड़ते हैं। बैंकिंग तक बेहतर पहुंच तक असंभव होगी जब तक कि प्रत्येक बैंकिंग संपर्की को अनेक बैंकों के लिए काम करने की अनुमति है। कहीं भी है ऐसा? आपने पढ़ा कहीं भी लगा ऐसा आपको स्टेटमेंट में? चलो आंसर देख लेते हैं। 47 नंबर का आंसर सी, 47 नंबर का सी आंसर होगा। ये सही है, क्योंकि भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हो। यहाँ पे यही बात यहाँ पे कह रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको पैसेज करा रहा हूँ, उसमें क्या पता 2 से मिनट लग रहे हैं, 4 मिनट लग रहे हैं, लेकिन आप जब खुद से ऐसे प्रैक्टिस करोगे, आप लगभग 200-300 पैसेज कर लोगे खुद से, तो फिर देखना आपकी एक स्पीड देखना खुद ही, आपको देखते ही पैसेज समझ में आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने अब कर रहा हूँ। नेक्स्ट पैसेज क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें तर्क संगत विवेकपूर्ण पूछा और पूर्वधारणा पूछा है। पैसेज को पढ़ते हैं। भारत का आर्थिक फुटप्रिंट इसकी जनसंख्या को देखते हुए
भारत का आर्थिक फुटप्रिंट अभी भी यूएसए यूरोपीय संघ की तुलना में कम है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं से सीखने के लिए इसके पास काफ़ी कुछ है, ठीक है। तथापि इसे उन समाधानों को कार्यान्वित करना चाहिए जो इसकी अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप है। भारत को वर्तमान अधोगामी उपगामी की बजाय एक सहयोग आधारित प्रभावी दीर्घकालीन नियामक व्यवस्था की खास तौर पर आवश्यकता है। विनिमय वंचित परिणाम लाने का प्रयास करते हैं, तथापि ये किसी न किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। प्राय विनिमय रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर पड़ने वाले असर या कम प्रतिबंधी विकल्पों का विचार करने में असफल रह जाते हैं, और विनिमयों का इस्तेमाल भविष्य में और अधिक व्यापक रूप से साझी होने वाली समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाजारों को बचाने में किया जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त विनिमयों के अनिवार्य रूप से अनेक अनैच्छिक परिणाम होते हैं। आज की अति प्रतियोगिता वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनिमयों को ऐसे हथियारों के रूप में देखा जाना चाहिए जो अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण को संपन्न करते हुए लागत के औचित्य के साथ सामाजिक पर्यावरणीय लाभ लाने में का प्रयास करें, ठीक है। ये भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था पर दिया गया है। अब देखते हैं हम, क्योंकि अगर आप पहले पैसेज को पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो भी आप उनके एलिमिनेट कर सकते हो। आप दोनों ही यहाँ पे अपना सकते हो। ये नहीं कि सर हम पहले पैसेज को पढ़ें, पहले पैसेज को भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है एक आदत है कि पहले पैसेज पढ़ना। अब मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे समझ आ जाता है कि पूरे पैसेज क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि जो पैसेज बोल रहा है मैं फटाफट से उसको टिक करता हूँ। लेकिन आप पहले पैसेज को भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके सामने जिनका कोई मतलब नहीं निकलेगा पहले पढ़ने से, वो समझना पड़ेगा आपको। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक तर्कसंगत पूछा है, एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के यथा उपयुक्त एमाप की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सहायक होगी। ऐसा कहीं भी हमारे पैसेज में दिया गया है कि जो एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के साथ अपमाप अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सहायक होगी, नहीं दिया गया है। तो पहली स्टेटमेंट को हटा देंगे। प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनिमयों का युक्तिपूर्वक ही इस्तेमाल करना चाहिए, युक्तिपूर्वक ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसा हमारे पैसेज में बार बार चर्चा की गई है कि जैसे विनिमयों का इस्तेमाल भविष्य में और अधिक व्यापक रूप से साझी अर्थव्यवस्था में होने वाली समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाजारों को बचाने में यहाँ पे किया जा सकता है। ये पूरा हमारे पैसेज में दिया गया है। तो ये सही स्टेटमेंट हो सकती है नहीं, लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको। ऐसा पैसेज में कहा गया है, मैं ये कह रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, भारत में विनिमय आज की अति प्रतियोगिता वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने एकीकरण का समर्थन नहीं करती। ऐसा कहीं भी नहीं है। भारत की नियामक व्यवस्था के विकास में रोजगार के सृजन और आर्थिक समृद्धि के विचार को प्रबल रूप से देखा जाना चाहिए। कहाँ गया, ऐसा नहीं कहा गया। इसका आंसर बी होगा शायद, देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट, विनिमय, यहाँ पे पूर्व धारणा के बारे में पूछा गया। विनिमय का प्रभावी इस्तेमाल स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए नहीं किया गया है। ऐसा कहीं भी है हमारे पैसेज में कि विनिमयों का इस्तेमाल भविष्य में और आर्थिक व्यापक रूप से बचाने के लिए किया जा सकता है। और आर्थिक व्यापक इस शब्द के आधार पर कहा जा सकता है कि विनिमयों का इस्तेमाल स्थानीय बाजारों को बचाने से पहले भी किया जा चुका है। क्यों? तो पहली स्टेटमेंट को हम इनरेलीवेंट करते हैं, क्योंकि पैसेज में ऐसा नहीं है। विनिमयों का कार्यान्वयन करते समय सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों की पूरे विश्व में सरकारों के द्वारा आमतौर पर उपेक्षा की जाती है। कहीं लगा आपको ऐसा? कहीं लगा आपने पैसेज पढ़ा, कहीं भी लगा आपको ऐसा कि ऐसा है? नहीं है। इसका भी आंसर डी होगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है इसकी, 61 और 62, 61 बी और डी, बी और डी इसका आंसर होगा। अब ये पैसेज काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन थे। इसमें आपको अगर 4 मिनट लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है एक साथ, लेकिन आपको लगेंगे नहीं, क्योंकि पैसेज आपने एक बार पढ़ लिया तो आप दोनों क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। जैसे मैंने पहले पैसेज पढ़ा आपके सामने, फिर मैंने पहला क्वेश्चन किया तो जो स्टेटमेंट थी वो एलिमिनेट करता चला गया। ये अंजप्शन वाला क्वेश्चन था, इसकी स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया तो ये निकल गया। ऐसे कर सकते हो आप पहले। नेक्स्ट यहाँ पे 63 एंड 64 पैसेज आपको पढ़ना है पहले। यहाँ पे फिर से अगेन, किसी अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अल्प पोषित तथा सुपोषित शिशुओं और छोटे बच्चों के सूक्ष्म जीवों की तुलना की। कुपोषित और स्वस्थ बच्चों के मल के नमूने से आहार नली के रोगाणुओं को अलग किया है। एक ही उम्र के स्वस्थ बच्चों में पाए गए सुविकसित परिपक्व सूक्ष्म जीवों की तुलना में कुपोषित बच्चों में सूक्ष्म जीवों अपरिपक्व और कम विविध पाया गया। ठीक है, ये बात कर रहा है। माँ के दूध के रासायनिक संगठन में एक अप्रत्यक्ष शर्करा पाई गई। इसका शिशु द्वारा अपने खुद के पोषण के उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन सूक्ष्म जीव सृजित करने वाले, ठीक है, ये पलते पुलते कुपोषित माताओं और, ठीक है, ये कहा गया। आपने पैसेज को पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण पूछ रहा है और पूर्वधारणा के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले स्टेटमेंट, यदि बच्चों में कुपोषण की दशा आहार नली के जीवाणु के कारण होती तो इसका उपचार नहीं किया जा सकता। इसका उपचार नहीं किया जा सकता कहीं भी स्टेटमेंट में है, क्योंकि तार्किक रूप से सही नहीं है, क्योंकि इसका पैसे से कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा कहीं भी नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा पढ़ के। आपको लग रहा है कि यदि बच्चों में कुपोषण की दशा आहार नली जीवाणुओं के कारण होती तो इसका उपचार नहीं किया जा सकता? इनरेलीवेंट स्टेटमेंट है ये। कुपोषित शिशुओं की आहार नलियों में परिपक्व सूक्ष्म जीव संरोपित किए जाने चाहिए। यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे कुपोषित शिशुओं की आहार नलियों में परिपक्व सूक्ष्म जीवों संरोपित किए जाने चाहिए। कहाँ दे रखा है ऐसा स्टेट में? सूक्ष्म जीवों परिपक्व और कम विविध पाया गया अध्ययनों में, ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं है। इनरेलीवेंट स्टेटमेंट है बी भी।
कुपोषित माताओं में शिशुओं के माँ के दूध की जगह डेयरी का, ये कहीं भी जिक्र किया गया है, इसमें नहीं किया गया, इनरेलीवेंट स्टेटमेंट है ये। पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं के हानिकारक प्रभावों पर अनुसंधान के नीतिगत निहितार्थ है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि पैसेज में अनुसंधान को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है, इसमें पूरे यही चर्चा की गई है पैसेज में, और वही निकालना है हमें। अब पूर्वधारणा वाला देख लेते हैं। अफ्रीका आहार नली जीवाणु संगठन के कारण कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान परिष्कृत जीवाणु युक्त प्रायोबियोटिक खाद्य पदार्थ है। कहाँ क्या किया गया ऐसा, कोई जिक्र किया गया है ऐसा हमारे स्टेटमेंट में? क्योंकि प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है, प्रोबायोटिक पदार्थ को लेकर कोई भी यहाँ पे कीवर्ड पकड़ा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति, ये हाँ, कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति। अब ये क्या है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट सा नहीं है लग रहा है आपको कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर माँ में कुपोषण है तो शायद वो बच्चों में वशीकरण के कारण आ सके, एक वंश चलता है वैसे आ सकता है कि नहीं? क्योंकि यह सामान्य रूप से एक अवधारणा बना सकते हैं हमारे माइंड में कि यही चर्चा की गई है वैसे पैसे में कि जो कुपोषित माताएं हैं उनके शिशुओं में आप आमतौर पर हमें कुपोषण देखने को मिल सकता है, ऐसा हमारी साइंस भी कहती है। तो सेकंड स्टेटमेंट को यहाँ पे सही मानते हैं। तो यहाँ पे 63 एंड 64 का आंसर देखते हैं, डी और बी। यहाँ पे डी मैंने बताया और इसका बी आंसर सही है दोनों, क्योंकि हमने ये हम बेसिक से सोच सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ स्टेटमेंट होगी जो आप अपने व्यू से सोच सकते हो। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें आपको नेगेटिव पॉइंट कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे लेखक कभी भी मतलब कभी भी आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं देने वाला है। जो भी पैसेज दिया गया वो पॉजिटिव पॉइंट से दिया गया है। आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम सीसैट पेपर को यहाँ पे कर रहे हो, और ये एक ऐसे नहीं कि आपको 67 मार्क्स लेकर आने हैं यहाँ पे तो सिर्फ आपको पास करने के लिए दिया गया, नहीं, आपकी थिंकिंग चेक की जा रही है यहाँ पे एक पेपर के अंदर। सिर्फ आपको ये नहीं कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं कहीं से उठा के, नहीं, इसमें आपको सोचना पड़ता है। अब ये स्टेटमेंट हम खुद से भी हटा सकते हैं यहाँ से, बाकी स्टेटमेंट ठीक है हमने पैसेज पढ़ के ही देंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट हम खुद से सोच सकते हैं। यहाँ पे नहीं सोच सकते क्या? यही चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका 64 का आंसर क्या देखा, 64 का आंसर ये, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है पैसेज और ये इसमें पूर्वधारणा के बारे में दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्रों में तेजी से गर्म होते हैं। भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र अर्धतलीय अवसादन हो सकता है। पिघले हुए हिमनद कुछ क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता को कम कर सकते हैं। पूर्वधारणा पूछा, पश्चिम अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर तापमान पिछले 5 दशकों में भूमंडलीय औसतन लगभग 5 गुना तेजी से बढ़े हैं। ठीक है, अनुसंधानकर्ताओं का पता लगा कि पिघलते हुए हिमनदों के कारण अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटीय जलों में नितल जीव जात के बीच कुछ जाति विविधता नष्ट हो रही है, जिसका प्रभाव समग्र समुद्र स्थल परितंत्र पर पड़ रहा है। उनका विश्वास है कि जल में निलंबित अवसाद के बढ़े हुए सतह ही तटीय क्षेत्र में चिन्हवान जैव विविधता को के कारण है। यहाँ पे अब पहली स्टेटमेंट को यहाँ पे देखते हैं कि भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र तेज गति से बढ़े। भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र तेज गति से बढ़े। क्या ऐसा कहीं भी तार्किक रूप से है कि भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के तेजी से गर्म हुए? तो ऐसा इनरेलीवेंट स्टेटमेंट है वैसे। सेकंड देखते हैं, भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र असतलीय अवसादन हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं एक अवधारणा बन रही है। पिघलते हुए हिमनद कुछ क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता को कम कर सकते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और ये दोनों स्टेटमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पैसेज का एक सार है। यहाँ पे इनमें पूर्वधारणा बन रही है, लेकिन पहली स्टेटमेंट की भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र तेजी से गर्म होते हैं, पहली स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे तो दो स्टेटमेंट बच जाती है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि ऐसा संभव है। पैसेज में ऐसे चर्चा की गई है कि भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र अस्तलीय अवसादन हो सकते हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। तीसरा, पिघलते हुए हिमनद कुछ क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता को कम कर सकते हैं। हाँ, ये भी वेद स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। कितने नंबर है ये, 65 नंबर। 65 को देख लेते हैं यहाँ पे, 65 में सी सही है, सी आंसर होगा इसका, सी आंसर होगा इसका। पूरा पैसेज का सार इसमें पूर्वधारणा बना सकते हैं, लेकिन पहली यहाँ पे गलत है, क्योंकि कहीं भी ऐसा हमारे पैसेज में नहीं कहा गया है। नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसका कीवर्ड, ठीक है, किसी अनुसंधान दल ने उल्लू के एक दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा के स्तनपायी जंतु की बात कर रहा है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि ठीक है, अनुसंधान संकेत जब पृथ्वी लगभग, ठीक है, स्तनपायी जंतु, ठीक है, ये बात कर रहा है स्तनपायी जंतुओं के बारे में और कुछ भूमंडलीय तापन के बारे में। आप ऐसे पैसेज को अच्छे से पढ़ रहे हो, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पूर्वधारणा का ये क्वेश्चन कैसे करना है। क्या है क्वेश्चन में दिया गया, भूमंडलीय तापन बार बार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। आसन भूमंडलीय तापन का छोटे स्तनपायी जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा भाई? ऐसा हम सोच सकते हैं कि भूमंडलीय तापन का जो छोटे स्तनपायी जंतु है उन पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा। ये तो हम बेसिक को कॉमन सेंस से ही समझ सकते हैं।
सेकंड स्टेटमेंट को यहाँ पे गलत करते हैं, इसका आंसर बी आता है। 66 में पहले देखते हैं क्या है, बी है, सही है, बी है, क्योंकि भूमंडलीय तापन का जो छोटे स्तनपायी है उन पर क्यों असर नहीं पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। ऐसा पैसेज में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, फिर भी एक व्यूज हो सकते हो। पृथ्वी के प्राकृतिक प्रतिसंघनन में कमी के लिए मनुष्य उत्तरदायी है। चलो पढ़ लेते हैं पैसेज को। किसी अनुसंधान दल ने उल्लू की एक दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा की। ठीक है, उल्लू छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार करते हैं और दीर्घकालीन में एकत्रित होने वाले उन आहारों के उत्सर्जित अवशिष्टों से हमें पूरी पिछली शताब्दी में छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट और संरचना की समझ मिलती। ठीक है, इस अनुसंधान से यह संकेत मिलता है कि जब पृथ्वी लगभग इतने वर्ष पूर्व अवधि के गुजरी, छोटे स्तनपायी जंतुओं का समुदाय स्थिर। ठीक है, किंतु 19वीं शताब्दी में ये ठीक है परिवर्तन के परिणामस्वरूप जैव मात्रा और ऊर्जा प्रवाह में बहुत बड़ी गिरावट आती है। तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि छोटे स्तनपायी के लिए, ये एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे इसको। भूमंडलीय तापन बार बार होने वाली प्राकृतिक घटना है, ये भी नहीं, इनरेलीवेंट। आपका ऑप्शन है वो बी होगा, आंसर आपका बी होगा यहाँ पे इस पैसेज का। नेक्स्ट यहाँ पे पैसेज ये दिया गया और पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, खाद्य किस्मों की बात कर रहा है, पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है। ठीक है, खाद्य फसलों के बारे में। ठीक है, ये और क्या कह रहा है यहाँ पे, स्थानीय जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा है। ठीक है, पढ़ते क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ पे। पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मनुष्य ही रहे हैं। मुख्यतः स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग से फसल विविधता सुनिश्चित होती है। खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली निकट भविष्य में खाद्य की कमी समस्या की ओर ले जाएगी। हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखने की हमारी योग्यता पर निर्भर हो सकती है। यहाँ पे ये हमारी 4 स्टेटमेंट दी गई है। हमने पैसेज को ठीक है थोड़ा सा कीवर्ड देख लिया। अब इसको एलिमिनेट करके देखते हैं। यहाँ पे एलिमिनेट करके देखते हैं सबसे पहले कैसे। पादप प्रजातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मनुष्य ही रहे। क्या सिर्फ मनुष्य ही रहे और कुछ नहीं रहे? प्राकृतिक घटनाएं हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो क्या सिर्फ मनुष्य ही? क्योंकि पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का कारण मनुष्य ही नहीं रहे बल्कि प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं। पहली स्टेटमेंट को यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं तो 2 स्टेटमेंट बचती है। सेकंड को यहाँ पे हम देखें कि मुख्यतः स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग से फसल विविधता सुनिश्चित होती है, हो सकती है। खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली निकट भविष्य में खाद्य कमी की समस्या की ओर लेकर जाएगी। यहाँ पे तो ये ले जा सकती है, पता नहीं। हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों किस्मों को बचाए रखने में हमारी योग्यता पर निर्भर है। ये भी ठीक लग रही है वैसे। पढ़ते खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है। ठीक है, और तेजी से हो रहा है, ये भी है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में उपजाई जाने वाली सेब की ये किस्में 100 से भी कम बची है। फिलीपींस में कभी धान की हजारों किस्में फल फूल रही थी, किंतु अब मुश्किल से 100 किस्में तक उपजाई जा रही। ठीक है, चीन में मात्र 1 शताब्दी पूर्व खेती में प्रयुक्त होने वाली गेहूं की किस्मों में 90% किस्में विलुप्त हो गई। ठीक है, विगत समय में किसानों ने बहुत परिश्रम से अपने स्थानीय जलवायु और पर्यावरण की फसलों को उपजाया, विकसित किया। ठीक, हाल ही के पिछले वर्षों में कुछ थोड़ी सी भारी उपज वाली किस्मों पर और खाद्य के प्रौद्योगिकी चलित उत्पादन पर, वितरण पर हमारी भारी निर्भरता के कारण खाद्य फसलों की विविधता में कमी हो रही है। हाँ, हो रही है, ऐसा है। यदि कोई उत्परिवर्तनकारी फसल रोग या भावी जलवायु परिवर्तन उन कुछ फसलों का सामना कर दे जिन पर हम अपनी बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए निर्भर हो चुके हो, तो हमारे लिए उन कुछ किस्मों की घोर आवश्यकता हो सकती है जिन्हें हमने विलुप्त हो जाने दिया। पादप जातियों के बड़े पैमाने विलुप्त होने के कारण ये हमने पहले ही एलिमिनेट कर दी, जो ऑप्शन में यहाँ पे पैसेज में कोई भी रेलेवेंट नहीं है इसका। सेकंड, स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग से फसल विविधता सुनिश्चित होती है। हाँ, ऐसा हमारे पैसेज में एक पूर्व धारणा बन रही है। खाद्य उत्पादन वितरण की वर्तमान शैली निकट भविष्य खाद्य की कमी की समस्या को ले जाएगी, ऐसा नहीं है पैसेज में। तो इसको 3 को भी हम एलिमिनेट करते हैं। इसका आंसर बी होगा सही। देखते हैं कितने नंबर, 67 नंबर का बी होगा इसका आंसर। बी होगा। 2 और 4 नंबर स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, बाकी तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन जो हमने किए हैं 2019 के, और काफ़ी समय लगा है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि एक पैसेज को किया है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो समय लग रहा है, अदरवाइज़ आपको ये जो भी जितने क्वेश्चन थे वो आपको 60 मिनट में कर लेने हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हो उनकी स्टेटमेंट को तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप पहले पैसेज को पढ़कर भी कर रहे हो तो भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ये आपके जहाँ सेट होता है वहाँ से कर सकते हो। ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़कर फिर उसका आंसर दो, शायद आपको टाइम लग जाए। लेकिन आप अगर पैसेज को पढ़कर पहले कर रहे हो तो फिर उसका क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर निकाल लो। ऐसे ही हम आगे वाले करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि अब मैंने आपको समझाया ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया मेरे साथ, जो हमने पैसेज के किए हैं अभी, उससे आपकी एक समझ बनी होगी, एक धारणा बनी होगी कि हाँ ऐसे हम पैसेज को पढ़ेंगे, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये तब आएगी जब आप PYQ अच्छे से कर लोगे खुद से मेरे साथ ऐसे। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप अपने सामने एक पेपर रखो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके साथ साथ मेरे साथ साथ यहाँ पे पढ़ो, उसका आंसर टिक कर लो पहले।
फिर जो आंसर दिखा रहा हूँ मैं ऑफिशियल आंसर की है ये, वहाँ से आपका सही है नहीं वो देखो, क्यों गलत हुआ ये भी चेक करना आप अपना। ऐसे प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज आप खुद से करने बैठोगे यहाँ पे तो आपका पूरा यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होगा, यहाँ पे पूरा यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होगा। तो ये भी आपको यहाँ पे समझना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम 2020 की करेंगे मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी आप देखते चलो साथ साथ में। अभी टाइम है 2026 का अटैम्प्ट दे रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप इन पैसेज के करते रहो साथ साथ में, और थोड़ी प्रैक्टिस और भी करते रहो PYQ की खुद से पेपर से, तो आपका CSAT की एक कॉम्प्रिहेंसिव पे पकड़ बन जाएगी। अगर एक बार आपने सीख लिया जो ऐसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ तो फिर आपके एक भी पैसेज गलत नहीं हुई। मैंने आपके सामने सारे पैसेज करके दिखाए, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन का ऐसा आंसर नहीं है जो गलत बन रहा है, और आपके सामने यहाँ पे आंसर की भी दिखा रहा हूँ मैं जो ऑफिशियल आंसर की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे कॉम्प्रिहेंसिव की, और मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी आप अटेंड करिए।